We will be. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن شرور الرياء بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum everyone. Me and a lot of my teammates are here in Peshawar today. ये जो unannounced sessions होने के बाद announced sessions के बाद हम we weren't able to continue with the live sessions जो कि काफ़ी अरसे से हम प्लान करते रहे हैं और आपने शायद people who have been following the source code channel know कि source code के ऊपर हम अमूमन live sessions ही करते होते थे और साहिल अदीम के इस पेज के ऊपर since this is a public page we have never done that. This is our first live session I think and there's so many such an overwhelming response of all the parents जो कि इस वक्त हमारे पास 1300 क्वेश्चंस हैं इस वक्त जो कि कैटेगराइज किए गए हैं. मैं आपको सेशन शुरू करने से पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता दूं कि ये सेशन किस तरीके से और किन सवालों को हमने कैटेगराइज किन कैटेगरीज में किया है और कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि आपके सवाल जितने भी आपने पूछे हैं उनको हमने जनरलाइज करके 6 डिफरेंट कैटेगरीज में डाला है ताकि हर एक का सवाल आंसर हो सके. एक तो ये बात. और अगर आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है स्पेसिफिक वो उन अल्फाज में नहीं बोला गया तो वो कुछ ऐसे सवालों को प्रेसिडेंस दिए हैं हमने जिनकी वजह से आपका सवाल भी उसका भी जवाब मिल जाएगा. वी गोइंग टू डू क्वेश्चन आंसर्स लेटर. ज़्यादातर हिस्सा इस सेशन का क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर ही होगा मगर आपको पता होना चाहिए कि आपने जो तीनों एक्चुअली चैनल्स यूट्यूब के आप देख रहे हैं हमारे उसमें हम हर बंदे का स्पेसिफिक क्वेश्चन उसी तरीके से आंसर करने की कोशिश करते हैं. थोड़ा वक्त लगता है. इधर भी ऐसा ही हो रहा है. वी गेट little over 200 questions a week on this page. और पहले ऐसे होता था कि हम जब शुरू किया था ये हमने काम तो हम रोज़ क्वेश्चन के आंसर करते रहते. आई हैव 4 people in my पैनल जो कि क्वेश्चन को डायरेक्टली आंसर करने की सलाहियत उसी तरह रखते हैं कि फैक्चुअल हो, रिसर्च हो और उसी फ़लसफ़े के ऊपर हो जिस फ़लसफ़े का हमने मकसद बनाया हुआ है, विच इज़ टू रेज़ द स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग. सो अब फिर ऐसा होना शुरू हो गया कि हमारे पास भी सवालों की तादाद बढ़ना शुरू हो गई. फिर एक हफ़्ते तक हमने टर्न अराउंड करना शुरू किया उसको और फिर टीम की तादाद भी बढ़ाई हमने. बट क्वाइट फ्रेंकली इस वक्त जो हमारा जो टर्न अराउंड टाइम इस वक्त जो चल रहा है वो 40 डेज़ का चल रहा है. सो 40th डे पे आपका क्वेश्चन आंसर हो रहा है इस वक्त. Which is alhamdulillah a great sign in a way कि a lot of people are serious. The difference between any other Facebook page or YouTube channel is and this is the fact that we have such an amazing collection of people जहाँ पे जितने भी हमारे subscribers हैं जो कि इस पेज पे हैं और जो कि YouTube पे हैं और all the social media channels. It excites me literally to go through all the questions. I can't go through all the questions all the time, so I have a lot of people who are doing it for me, my teammates. We have volunteers, we have professionals who work with source code जो कि साथ साथ काम कर रहे हैं. मैं साथ साथ फेसबुक पे लाइव क्वेश्चन लेने की भी कोशिश कर रहा हूँ इसलिए मैं साथ साथ आपको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा इधर. So what I want to do is first appreciate all of those people. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सीरियसली, स्पेशली पेरेंट्स का, स्पेशली मदर्स का कि जो इतने सवाल पूछती हैं और पूछते हैं और इतने सीरियस क्वेश्चंस पूछते हैं. हमने एक कैंपेन स्टार्ट की हुई है सोर्स कोड से. सोर्स कोड का मैं थोड़ा सा इंट्रो आपको दे दूँगा. वो कंपनी है हमारी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जिसके थ्रू जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट क्वेश्चंस होते हैं और उनकी उस शख्स की कोई भी प्रेजेंस कहीं पे भी हो वो एंड ही कीप ऑन और शी कीप ऑन आस्किंग दोज क्वेश्चंस, वी एक्चुअली एंगेज दैट पर्सन. We make sure that we engage that person and we offer and a lot of जितने भी हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादातर इसी कैंपेन से ही कंपनी को उन्होंने ज्वाइन किया है. और देयर सो मैनी वॉलंटियर्स इन कराची एंड इन पेशावर एंड इन लाहौर, स्पेसिफिकली लाहौर में सबसे ज़्यादा हैं. एंड आई माई सेल्फ एम फ्रॉम इस्लामाबाद. सो इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग जो रिस्पॉन्स है और इतनी सीरियसनेस है और इतनी अल्हम्दुलिल्लाह इंटेलिजेंट क्वेश्चनिंग है जिससे इतनी तकवीत मिलती है मुझे कि होपफुली दिस नेशन इज़ राइजिंग अप टू अ वेरी
substantial credibility, inshallah, in the next generation. I'll be honest, I don't really have a lot of hope. I try and yield that hope every time I go. मैंने पाकिस्तान की तकरीबन सारी यूनिवर्सिटीज़ का टूर बारहा किया और स्टूडेंट्स से डायरेक्टली बात की। 2018 में तो मैंने सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स से बात की ताकि उनको उस पर्पस ड्रिवन लाइफ के ऊपर लाया जाए। और ये मोटिवेशनल स्पीकिंग मैं करता नहीं, सो आई वाज एक्चुअली मोर ऑफ अ डीमोटिवेशनल स्पीकर कि उनको उन हक़ाइक़ से आगाह किया जाए कि दुनिया में असल में आने का कोई एक मसरफ मकसद है। और एक सिंगुलर इक्वेशन में प्रूव करने के लिए उन सब स्टूडेंट्स के पास कि आप 2018 के बाद आई एम गोइंग टू टेल यू द ट्रूथ, आई गिव अप। आई टोल्ड माय टीम के आई सीरियसली डिड नॉट एक्सपेक्ट कि पाकिस्तान का जो अगला जो जनरेशन है, जो बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं, दे आर सो मच इन टू ए सिंगल लाइन ऑब्जेक्टिव कि पैसे बनाने बस, और कोई काम नहीं दुनिया में आने का। बट माई टीम और इस तरह के जो क्वेश्चन, इस तरह की इन्वॉल्वमेंट लोगों की जो हुई, उसके बाद और तकवीत मिली। और मैं फिर एक वाक़या आपको सुनाऊंगा इसी सेशन में, 2 बच्चियों का, जिनकी वजह से बहरिया यूनिवर्सिटी लाहौर की, जिनकी वजह से मैंने फिर दोबारा से ये मिशन दोबारा से स्टार्ट किया और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी कि मैं क्यों पूरी की पूरी कौम से नाउम्मीद हो रहा हूँ, अपनी कौम से नाउम्मीद हो रहा हूँ। वो हुआ ये था कि मैं बहरिया यूनिवर्सिटी में, छोटा करके बताता हूँ, सेशन कर रहा था। और सेशन के दौरान उन्होंने क्योंकि वो सेशन, क्योंकि हम तो फ्री सेशन करते हैं स्टूडेंट्स को, तो हम चार्ज नहीं करते, तो जब मैं गया हुआ था उधर तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने, एंड आई वाज इनवाइटेड बाय द यूनिवर्सिटी, बट उस जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने मुझे वहाँ पे जाके बताया कि बच्चे जो है ना वो ज़्यादातर जो उनको पता नहीं था कि आपका सेशन है, तो हम ज़्यादा बच्चे नहीं कर सके। तो आई सेड इट्स ओके, इट डजंट मैटर कितने हैं, किसी एक का भी भला हो जाए। बहरहाल उन्होंने फिर ज़बरदस्ती बच्चों को बिठा के कमरे में बंद कर दिया, ऑडिटोरियम में बड़े से। और उधर बच्चे जो थे ना वो ऐसी ऐसी हरकतें और ऐसे ऐसे मशागल में मसरूफ़ थे ड्यूरिंग माई सेशन दैट आई एक्चुअली क्विट हाफ ऑफ माई सेशन। मैंने उसी वक्त लैपटॉप बंद किया और सब कुछ रैप अप करके मैंने कहा कि आप लोग जो है ना अभी तैयार नहीं हैं, पर्पस का लफ्ज़ जो है बहुत बड़ा हो गया है, लेट्स जस्ट नॉट वेस्ट ईच अदर्स टाइम। कुछ ऐसे भी मामला थे जिसकी वजह से आई वाज डिस्गस्टेड विद द वे गर्ल्स एंड बॉयज वर बिहेविंग विद ईच अदर ड्यूरिंग दिस सेशन। सो मैं अभी यूनिवर्सिटी के बाहर भी पहुंचा नहीं था, उस ऑडिटोरियम के दरवाजे पे था कि 2 छोटी छोटी बच्चियाँ 18-19 साल की, 20 साल की, दे वर स्टैंडिंग देयर वेटिंग फॉर मी एंड दे सेड आपकी बातों की वजह से ना मुझे आपसे एक बात करनी है। तो आई सेड जल्दी बोलो बेटा। आई वाज ब्रशिंग देम ऑफ, मैं अब क्या करता हूँ, मेरा भी दिमाग ख़राब हुआ था। आई सेड बताएं क्या क्वेश्चन है। एंड जैसे नहीं सर, सबके सामने इस तरह मैं क्वेश्चन नहीं कर सकती, आई एम एम्बैरेस्ड अबाउट माई इट्स अ 10-year स्ट्रगल। छोटी सी बच्ची मुझे कह रही, एंड आई वाज थिंकिंग 10-12 साल टोटल उम्र आपकी, आप क्या 10 year स्ट्रगल की आप बात कर रही हैं। शी सेड नो, इट्स एन इंटरनल स्ट्रगल एंड आई वांट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज जो आपने सेशन किया वो ऐसे लग रहा था जैसे कि आप अल्लाह ने मेरे लिए भेजी, क्योंकि मैं तो शुरू से सोच रही थी कि मेरी दुनिया में आने का वो मकसद है। एंड यू सेड कि कोई जो चीज़ आपको तंग करती है वही असल में आपका ग्लोबल पर्सपेक्टिव, वही असल में आपका अलार्म क्लॉक होता है, वही बताता है कि मकसद क्या है। सो अगेन मैंने भी उनको ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। सर अच्छा बेटा चलो साथ साथ चलो, मैं तो बाहर निकलूँ तो वक्त तो नहीं लगाऊंगा इधर। तो रास्ते में within the hallway I said, give me your question. And she said, sir, I know what my purpose in life is, and I am all bound and ready to do everything about it. And an 18-year-old girl telling me this, and I said, really, वो क्या purpose है आपका? And I was really mad at all the situation, and I was not taking him seriously. मगर उसने वो शेक नहीं किया अपने आप को। So she said कि सर मुझे शुरू से ही जब भी मैं ना इन ट्रांसजेंडर्स को देखती थी तो मैं सोचती थी कि इनका बंदोबस्त कौन कर रहा है दुनिया, इनको क्यों हमने इस तरीके से छोड़ दिया होता हमारे कल्चर में। सो मैंने बचपन से सोचा हुआ था कि आई एम गोइंग टू ओपन अप अ स्कूल फॉर देम एंड आई एम गोइंग टू डेडिकेट माई लाइफ टुवर्ड्स देम। उसी सेकंड में मेरे ऊपर जैसे बिजली गिरती है और ऐसे ये 18 साल की बच्ची पाकिस्तान की ऐसी बातें करे। सो मैंने उसकी सीरियसनेस को टेस्ट करने के लिए अपने शौक को छुपाया और उसने कहा कि व्हाट डू यू नो अबाउट देम। शी हैड अ 30-minute सेशन टू गिव मी। मेरा तो 20 मिनट तो मैंने बात की होगी, उसमें से आधा घंटा उसके बाद उसने मुझे लेक्चर दिया कि क्या क्या मसाइल हैं। एंड शी हैज सच अमेजिंग रिसर्च ऑन ऑल ऑफ दैट, पॉपुलेशन, फिर उनकी डेमोग्राफिक एंड जियोग्राफिक प्रेजेंस और क्या क्या मसाइल, क्या क्या लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स हुई। एंड आई वाज थिंकिंग व्हाट आर यू स्टडीइंग? एंड शी सेड मैं BBA कर रही हूँ एंड फर्स्ट सेमेस्टर में। एंड आई सेड ओह माय गॉड, दिस इज नॉट अ स्मॉल मैटर। सो आई आस्क्ड हर two questions, and I said बात सुनो बेटा, अगर आप सीरियस है ना तो उसका एक टेस्ट है बड़ा सिंपल सा।
वो मैं आपको बताता हूँ. सो शी सेड क्या टेस्ट, एंड आई सेड अब्बा जी को हार्ट अटैक हो जाएगा आपके, अम्मा जी को नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा आपका, तैयार है इसके लिए, कवारी मरने के लिए, माँ बाप की हेल्थ को क्या पता फौत ही हो जाए इससे वो. शी सेड वो क्यों होंगे, एंड आई सेड बिकॉज हमारे कल्चर में एक लड़की जब इस तरह के मिशन लेती है तो फिर वो उसके घर वाले जो लान तान और तानाबाजी होती है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वो फिर डेवस्टेशन इज अपॉन यू. So she started crying and she said, okay, this is not the way I look at all of this. And I said, no, I'm not saying that and trying to demotivate you. What I'm trying to tell you is that purpose is a very big word. And it is a tiresome word. It's a heavy word. It's got a lot of load. इतना वजन है कि आम बंदा उठा ही नहीं सकता इसको, और इसीलिए इस वजन से बचने के लिए अपनी नाहली को जस्टिफाई करता है और डरता है, और वो पतली गली निकल लेता है, और सारी उम्र इन पतली गलियों में गुजारती है ज़्यादातर लोग, कि कहीं बड़ा काम ना करना पड़े, क्योंकि इतना बड़ा जो क्रिटिसिज्म है पूरी दुनिया का वो आपके अगेंस्ट होती है, हर तरह की मुआशी और माशरती मुश्किलात आपके सामने होती हैं, तो ये कैसे उठाएंगे आप? सो I admit, I confess, I should not have given her that sort of a dose early on, but that very evening she called me and she said कि मैं दो बंदों के जान बचाने के लिए लाखों जानें नहीं कुर्बान करने दूंगी किसी. एंड ऐसे दो बंदे कौन से? शी सेड माय मदर एंड माय फादर. सिर्फ दो ही बंदे मरेंगे ना, बाकी तो बच जाएंगे. An 18-year-old girl, maybe 19, saying this to me changed my perspective towards this Pakistani nation. ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान से मेरी उम्मीद रिवाइटलाइज हुई, बल्कि द पावर ऑफ द गर्ल, जो कि हमने बहुत ही अंडर एस्टिमेट, हमारे कल्चर में अंडर एस्टिमेशन ऑफ द वुमन काइंड है. एंड आई रियली बिलीव कि जो बड़े काम है ना अल्लाह ताला ने जितने बड़ा बोझ होता है उतनी ताकत वाले कोई दिया रहता है. तो आई रियली had to rethink of the way my worldview is about all of those elements which are so important, because it is one statement कि सिर्फ दो बंदे मर रहे हैं ना, बस ज़्यादा तो दो बंदे मरेंगे या तीन मर जाएंगे मैं भी, but I can't just compromise on such a big problem that you told me yourself कि alarm clock अंदर से बज रहा है. And I made sure that this number that she called me from मैंने अपने तमाम अहबाब को जो कि अच्छी पोजीशंस पे थे, शऊर वाले थे, बड़े बड़े ओहदों पे थे, ऐसे ये नंबर है, आपने इस बच्ची को कॉल करके इसको ढारस बनानी है कि हमें ये पता चला है, वी आर विद यू, जस्ट से दीज वर्ड्स. और वो 15-20 कॉल उस बच्चे को उस रात को गई. एंड शी कॉल मी नेक्स्ट डे, शी वाज क्राइंग अगेन एंड शी सेड आई डोंट नो कि क्या होगा मेरे साथ, पर इतना तो मुझे पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है. So whatever is going to happen to me is going to be less than the suffering of those people. And that's when I actually, and this is 2019, this is not too far, this is too early 2019, maybe late 2018. And I came back and I everywhere I go, I quote these two girls. And they are half my age and twice the inspiration of any big leader that can ever give me. And they actually redefined this word success for me. And I'm not going to go into success just like that. मैं पहले, क्योंकि क्वेश्चन सारे पेरेंटिंग के आए हैं तो मैं पहले वो करूँगा, मगर मैं आपको ये बता दूँ कि थोड़ी सी एप्रीहेंशंस हुई हैं इस टॉपिक के ऊपर. जो क्वेश्चन आए हैं उनमें से 10-15% सवाल तो ऐसे थे कि जो कहते थे कि आपने ये एक जुमला इतना डिमीनिंग क्यों लिखा है कि वाई सम किड्स विल नेवर बी सक्सेसफुल. मैंने कहानी किसी वजह से स्टार्ट की ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मैं नाउम्मीद नहीं हूँ. उन दो बच्चियों ने पूरी उम्र के लिए शायद मुझे उम्मीद दी थी, और वो कर भी रही हैं काम. यहाँ तो ना खाली बातें की हों, they're really actively pursuing that and they're coming up with some resources to make sure that the movement not just starts but never stops. बाकी तो अल्लाह ताला ने, हमारा काम तो कोशिश होता है. Success is not about the triumph. Success is about the reattempt after the first of many failures, and reattempt, the energy, the grit to reattempt. Whoever is reattempting to change the face of the globe is a successful man, no matter whether he gets there or not. So I am talking as a very inspired person, और मेरे पास साइंटिफिक प्रूफ्स हैं. मैं वैलिडेशन के साथ बात करता हूँ. आई एम अ रिसर्चर. मुझे 2-4 सवाल तो ऐसे भी हैं कि आप होते कौन है बताने वाले कि हमारा बच्चा नाकाम होगा. नहीं, मैं कोई नहीं होता, फैक्ट्स होते हैं. मैं एक ट्रांसमीटर हूँ. आई डू नॉट कम अप विद न्यू ओपिनियंस. आई एम ओनली अ ट्रांसमीटर ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्ट्स एंड आई एम जस्ट अ रिसर्चर. आई हैव स्टडीड साइकोलॉजी for 8 years. I've studied now for the last 5-6 years. I've just studied neurobiology. क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा मवाद मिल गया था उधर से उस फिलॉसफी का
कि जिस लेंस से मुझे शायद परवरिश मिली कि दुनिया का वर्ल्ड व्यू ऐसे है, ये है दुनिया, ये कायनात के मतलब है, और ये इन सब्जेक्ट्स के अंदर वो तमाम आंसर्स मुझे मिलना शुरू हो गए थे। ज़रा एक सब्जेक्ट में सारे आंसर्स तो नहीं देने होते, यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्सप्लोरेटिव इन टर्म्स ऑफ योर एपर्चर। बहरहाल, सो I'm just a fellow researcher who's trying to collect all the facts. And it's not just me, my whole company is full of people, kids, 20-year-old kids, 25-year-old kids, who are, I'm not calling them kids, they're functioning adults, mashallah. But in your definition, they're still kids trying to chase a career. But my teammates don't chase a career. They chase a purpose. और ऐसे बच्चे जो कि यूनिवर्सिटी से मुझे क्वेश्चन करते हैं, वो हमने नाम लिखे हुए उनकी अपनी कंपनी के वॉल्स के ऊपर कि ये जैसे ही ये गुलाम इसाक खान से ग्रेजुएट होगा, ये IBA से ग्रेजुएट होगा, ये बहरिया से ग्रेजुएट होगा, इसको फर्स्ट ऑफर हमने लगानी कि तू जिस लेवल के ऊपर तूने जहन अपना तैयार कर लिया हुआ है, तेरे माँ बाप ने और घर वालों ने मिल के, और जैसे भी हुआ ये वाक़या, हमने ये फिक्र नहीं होनी तुझे होने देनी कि तेरे माशी मसाइल क्या होंगे। वी आर इंशाल्लाह गोइंग टू, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला का निज़ाम है, वी आर गोइंग टू अप्रिशिएट the vigor and the perspective that these kids have. Little kids who are still studying and their career is already there. And this is how serious we take our mission. कि किसी भी लेवल के ऊपर किसी पाकिस्तानी को तैयार करने में कोई कसर न रहे कि जो इंडिविजुअल ह्यूमन इंडिविजुअल है ना, हमने उसकी डेफिनेशन में जो गलती की है, the way we look at the human individual and the way we define what a human scoping is, वो इतनी गलत है कि बड़ी कौम छोटी कौम के क्या मवाजने करने। पाकिस्तान के वही एक सैंपल है पाकिस्तान दुनिया का। इस वक्त पाकिस्तान को स्पेशल पेक्यूलियरली डिफरेंट सोच नहीं रखता, अलमिया है, होना चाहिए था, मगर कोई दुनिया पूरी के अंदर जो इस वक्त फिनोमेना चल रहा है ना, जो कैपिटलिस्टिक माइंडसेट के थ्रू हमें ट्रेन किया जाता है, तो सबसे बड़ा नुकसान हम करते हैं किसी भी इंसान के साथ, तो ये करते हैं कि उसकी डेफिनेशन ऑफ द स्कोप ऑफ दैट ह्यूमन बीइंग, जो जनरल डेफिनेशन है कि एक इंसान किस लिए आया, उसी को छोटा कर देते हैं। और आप अपने अपने दिल से खुद पूछें कि आप अपने बच्चों में सक्सेस के पैरामीटर जब डिफाइन करते हैं तो उसकी टॉप 2-3 पैरामीटर्स क्या होते हैं। मेरी तो कंपनी करती ही रिसर्च है, पाकिस्तान की कोई बड़ी मेन स्ट्रीम कंपनी ले लें, those are our clients for leadership and management trainings, and all we do is ask those clients कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन जा रहा होता है उनको कि रिसर्च करें कि इस वक्त किस नस के ऊपर हमने जो है ना मरहम रखना है, तो इलाज शुरू कहाँ से करें, मसला है कहाँ पे, कितना कॉल एंड इफेक्ट की डायग्राम को प्लॉट करने के लिए रियल डेटा चाहिए होता है। सो more than 10,000 people have given us this data. Direct question कि सक्सेस क्या है? You will be amazed, more than 99% of the people of the current era, अपने बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी, जो अलग अलग पूछे गए, टॉप 3 इंडिकेटर जब हमने पूछे तो सबसे पहले पैसा आया, उसके बाद हेल्थ आई, उसके बाद पर्सनल ग्रेटिफिकेशन आई, विच डज नॉट रियली मीन एनीथिंग। आई वी चेक्ड, उसके फर्दर क्वेश्चन भी हमने किए। तो सब के सब लोगों को कोई एक स्कूल तो नहीं जाते ना, ऑल ऑफ देम रियली वांट दैट वन कॉमन एंटिटी के भाई बस हमारा बच्चा जो है ना वो इस वक्त सक्सेसफुल तब होगा, और यू नो रिसोर्सेज टिल द एंड ऑफ टाइम होंगी उसके पास। दिस इज वेयर द एक्चुअल perception. So somebody else is calling the shots on how successful or how much of a failure we are. We are not thinking. Somebody has given us this definition from day one. मेरे पैदा होने से बहुत साल पहले 1583 में शुरू हुआ है हॉलैंड में कैपिटलिस्टिक फिलॉसफी का जो प्रचार है। ये तो विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया ने पूरी दुनिया में अगर राज ना किया होता तो हमें तो पता भी ना होता कैपिटलिज्म का। When she took up, then all of that perception of what actual success is came to us as a gift. So I want to challenge that with every single mother and father. दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट जॉब करने वाली जो हस्ती है वो पाकिस्तान, दुनिया जो इंसानी माँ है, और फिर उसके बाद नंबर 2 पाकिस्तानी माँ है, फिर नंबर 3 इंसानी माँ है सॉरी, और फिर नंबर 4 पे इंसानी बाप है। इतना बड़ा इफेक्ट है। मैं आपको साइंस के थ्रू बता रहा हूँ, मैंने हदीस की ट्रांसलेशन अभी नहीं की क्योंकि फ़लसफ़ा तो मैं हदीस से ही लेता हूँ, मगर मैं आपको साइंटिफिक तरीके से बताता हूँ। अब होगा क्या इस सेशन में, हमारे पास जो सैकड़ों सवाल हैं उनको हमने कैटेगराइज कर लिया है, और मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसके अंदर काफ़ी सारे लोगों के सवाल होंगे। यूट्यूब पे आपने नोट किया होगा, वी ऑलवेज मेंशन द नेम ऑफ द क्वेश्चन बिकॉज वी वांट टू अप्रिशिएट दैट, बट हियर वी कैन नॉट डू दैट। सो वी आर गोइंग टू टेक अप द क्वेश्चंस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट about parenting. So while I'm talking, I'm going to keep on taking questions, and I'm going to keep checking the live questions as well, because this is something which is going to be part of our show now, our program.
सो मेरी जो टीम के कुछ बच्चे मेरे आसपास बैठे हैं वो कुछ साथ साथ क्वेश्चन मुझे वैसे भी दे रहे हैं। बहरहाल मेरी जो प्रेफरेंस है वो वाले क्वेश्चंस की है जो कि पहले पूछ लिए गए, ओके, ताकि उनकी जो प्रायोरिटी है वो शेक ना हो। वी आर गोइंग टू टेक एनी क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वी आर गोइंग टू आंसर इट लेटर ऑन। सो कोई क्वेश्चन ऐसा इंशाल्लाह बचेगा नहीं कि जो आंसर ना हो। तो सबसे पहले तो ह्यूमन स्कोप को मैं डिफाइन कर दूं इन द पर्सपेक्टिव ऑफ फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी। मैंने पेरेंट्स को इतना बड़ा जिम्मा क्यों दे दिया है कि आपकी वजह से, अच्छा एक चीज़ जो हमने लिखा है ना, वाई सम किड्स विल नेवर सक्सीड, टेक्निकली इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इसलिए नहीं कि मैं कौन होता हूँ या सम किड्स हर बच्चा ही सक्सेसफुल होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें गलती है कि वाई मोस्ट किड्स विल नेवर बी सक्सेसफुल, ये होना चाहिए था। एंड आई एक्चुअली स्टार्टेड विद दैट। अ टीममेट ऑफ माइन आयशा, शी सेड कि सर इसको आप सम किड्स में ट्रांसलेट कर दें बिकॉज इट इज़ गोइंग टू ट्रिगर, क्योंकि मकसद तो पैगाम पहुंचाना है, तो लोगों ने सुनना ही नहीं है इस बात पे। सो आई सेड ओके, डू व्हाटएवर यू कैन पॉलिटिकली, बट दिस इज द ट्रूथ। मोस्ट ऑफ अस डोंट इवन लिव अप टू दैट डेफिनेशन जो कि हमारे अंदर इनग्रेन्ड है, अल्लाह ताला ने डिज़ाइन की भी है। वो ब्राज़ील के बच्चे में भी है, अमेरिका के बच्चे में भी है। ये इट्स नॉट अ थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इट्स अ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। आई विल टेल यू हाउ इट्स अ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो मैं उस स्कोप के ऊपर ले आऊँ आपको बात कि ह्यूमन जो सक्सेस का स्कोप क्या है। तो ह्यूमन डेफिनेशन के अंदर छुपा हुआ है, वी आर somehow because of this capitalistic and post modernistic thinking process, हमने ये सोच लिया कि हमारा जो बच्चा है ना वो अपने फैमिली यूनिट के अंदर, अपनी बरादरी के अंदर, फिर अपनी कम्युनिटी के अंदर अगर कंपैरेटिवली ज़्यादा रिसोर्सेज रख रहा है, ज़्यादा हेल्थी है, ज़्यादा बाइज्जत है, तो वो सक्सेसफुल है। अपने आप से पूछ के देखें, क्या कभी आपके जहन से ये बात, दिल से ये बात गुजरी? मैं जब लीडरशिप का सेशन लेता हूँ ना किसी कभी भी, अब और हमारे तो होते सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट वही हैं, तो मैं सबसे पहले उनसे पूछता हूँ, तमाम पार्टिसिपेंट, और ये पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के CEOs होते हैं, कि सबसे पहले तो पेपर पे वो लिखें कि जो अकेले में आप दुआ करते हैं, आई वांट टू नो व्हाट यू रियली आर। आप जो असल में अकेले में दुआ करते हैं ना, असल में आपकी औकात हुई हम सब की। और वो लोग भी लिखते हैं कि मेरी ये दुआएं हैं। एंड दैट्स व्हेन आई फाइंड आउट कि इस बंदे का एपर्चर कितना खोला गया बचपन से, और उसने दुनिया से जो कुछ भी सीखा है उसके बाद उसने उसके अंदर कितना बढ़ावा किया उस एपर्चर को, कितना वाइट की कितनी लाइट आ सकती है। एपर्चर उस कैमरे के उससे वो कहते हैं जिससे लाइट लेता है कैमरा। तो हमारे दिमाग का भी एक एपर्चर होता है कि दुनिया के कितने विड्थ से मैं पर्सपेक्टिव ले रहा हूँ, कितने उलूम है मेरे पास, कितनी गहरी निगाह है, कितनी वसी निगाह रखता है कोई बंदा, उसको एपर्चर कहते हैं। सो वी व्हेनेवर आई टेक दैट, मोस्ट ऑफ द पीपल अपनी दुआओं में उन्होंने अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने ख़ानदानों को अमूमी तौर पर प्रायोरिटाइज़ किया होता है। 99% लोग तो उसके अलावा दुआ ही नहीं करते। क्या दुआ करते हैं उसको छोड़ दें, मगर उनकी दुआएं अजीर नी मिनन नार की होती हैं, अजीर ना मिनन नार की नहीं होती। लोगों का वो सोचते नहीं, और अजीर हम तो कहानी ही नहीं होती कभी, किसी और के लिए तो हम कभी सोचते नहीं, अपने जैसों के लिए दुआएं करते हैं बस, या अपने घर वालों के लिए, या अपनी कम्युनिटी के लिए। तो यहीं से पता चल रहा था कि हमारी स्कोपिंग शुरू से ही छोटी कर दी गई थी। एक इंसान जो ह्यूमन इंडिविजुअल है ना, वो अभी इतनी बड़ी डिबेट चल रही है, मैं उस दोनों डिबेट्स आपके सामने खोलता हूँ, मगर इंटेलेक्चुअली स्पीकिंग ह्यूमन इंडिविजुअल इज नथिंग लेस देन अ ग्लोबल एंटिटी। ये पाकिस्तान के अंदर या लाहौर के अंदर या अपनी खानदान के अंदर या अपनी खाली घर के अंदर कैद कर दिया गया है छोटी सोच से। जब तक आप अपने बच्चे और बच्ची को ग्लोबल लैंडस्केप के ऊपर प्रिपेयर नहीं कर रहे, तो सक्सेस तो बहुत दूर की बात है। फिर तो अल्लाह करे आपका वो बच्चा सक्सेसफुल ना हो जिसके ऊपर आपने सक्सेस किया है, कि बस वो खानदान में नाम कमा ले या खानदान में वो रिसोर्सफुल हो जाए। बेशक पैसे भी चाहते हो, बेशक जो भी चाहते हो आप, एटलीस्ट स्कोप तो उसका ग्लोबल रखें। जो दूसरी बहस चल रही है वो इस सोच को भी पस्त कहती है। इंटेलेक्चुअलिज्म में सबसे पहले वो कहते हैं कि भाई एक यूनिवर्स की एंटिटी एक इंसान है। आप आसमानों को देख के, सितारों को देख के आपके रोंगटे नहीं खड़े होते कि क्या से क्या दुनिया और कायनातें बनाई हुई अल्लाह ताला ने, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरी गली पक्की है, कि मेरे जो गाड़ी है जो वो ज़्यादा बड़ी है, हम कहाँ फंस गए में। बहरहाल इंटेलेक्चुअलिज्म से ज़्यादा पीछे आते हैं, क्योंकि मैंने अभी पेरेंटिंग पे जाना है। सो अंडरस्टैंड द बेस प्लेटफॉर्म ऑफ व्हाट माय थॉट प्रोसेस इज, कि अगर आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव में अपने बच्चे को 7 बिलियन लोगों के लिए तैयार नहीं ना कर रहे, तो फिर आपने कोई तीर नहीं मारा। हमारे और जानवरों में फ़र्क ये होता है कि जानवर सिर्फ अपने कबीले का सोचता है, और इंसान तमाम इंसानों को सोचता है, जितने भी कबीले हैं दुनिया में। दिस इज़ अ नेचुरल प्रेपरेशन दैट अल्लाह ताला ने दिमाग के अंदर, अपने पूरी की पूरी केमिस्ट्री के अंदर इंसान को दे के पैदा किया होता है, कि हर इंसान उस वक्त के, अपने टाइम के तमाम तर इंसानों को लीड करने के काबिल अल्लाह ताला पैदा करते हैं, वरना वो उस टाइम पैदा ही ना करते।
हम जब 7 अरब लोगों में, इस वक्त 7 बिलियन पीपल आर प्रेजेंट ऑन द प्लेनेट, एवरी पाकिस्तानी चाइल्ड, सिंस आई एम टॉकिंग टू पाकिस्तानी, भी उर्दू का सेशन हो रहा है, एवरी पाकिस्तानी चाइल्ड was supposed to be prepared for every American, English, Australian, Sri Lankan, Indian, every single person of Pakistan should have been prepared कि अपनी फील्ड में, जो भी हमारी फील्ड के, हमारे एनवायरनमेंट के, हमारे एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर जो परफेक्शन हम ला सकते हैं, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी होती है, उसके अंदर वो वाली सतह पे लेके जाए कि पूरी दुनिया उसे सीखे कि इन मामलों को कैसे डील करते हैं। ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, एंड दैट्स द लीस्ट यू कैन डू, इट्स नॉट द मोस्ट यू कैन डू। और हम क्या कर रहे हैं कि कितने डॉलर मैंने बना लिए, कौन सा कॉर्नर प्लॉट मिल गया, कितनी बड़ी गाड़ी मिल गई, कितने बच्चे हैं उसके, कौन से स्कूल में जाते हैं इसके बच्चे, एंड दैट्स इट, दैट्स आवर स्कोपिंग ऑफ आवर ह्यूमन चाइल्ड, एंड दैट्स समथिंग दैट, आई मीन इट्स अ बिगिनिंग। हम स्टार्ट ही गलत कर रहे होते हैं। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द प्लैनेट इज द रॉन्ग डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। देयर इज नो अदर, दैट्स द एब्सोल्यूट स्टेटमेंट कि अगर सक्सेस की डेफिनेशन ही गलत की हुई है तो उम्र और नस्लें ज़ाया कर देंगे हम, क्योंकि वो उसके ऊपर पूरी करने की कोशिश कर रहे होंगे। हर्ट के साथ ही चलता ना बच्चा तो। सो अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सक्सेस, वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्लोबल चेंज। एंड जैसे आइंस्टाइन जर्मनी में बैठ के हमें इस वक्त अफेक्ट करता है, एडिसन इंग्लैंड में बैठ के, अमेरिका में बैठ के टेस्ला हमें अफेक्ट करता है। मैं साइंस की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग उनको जानते हैं, वरना और भी बड़े हीरोज़ हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर अफेक्ट किया है, और वो एक्सेप्शंस टू द रूल हैं। बिकॉज हम जिस ईरा में है ना, उस ईरा के अंदर जनरली सबको पस्त ही कर दिया जाता है। और जिस माँ बाप ने सोच लिया कि सिर्फ बच्चा पैदा हो गया तो वो माँ बन गई या बाप बन गया, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त पूछा कि इस बायोलॉजी द डिटर्मिनेंट ऑफ फादरहुड, एक भाई साहब ने बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल पूछा कि एक फादर बायोलॉजिकल फादर होता है या कुछ और तरीका भी है, कोई और काम भी करने पड़ेंगे। सो अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट दिस होल pedestal is that you're sitting on। और मैं आपको इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ, अगर अभी आपको सबूत भी दे दूंगा, मिसाल पहले सुन लें कि अगर एक न्यूक्लियर रिएक्टर, एक मुल्क में अगर आप जाएं और वहाँ पे पता चले कि कुछ लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्टर अपने अपने घरों में लगा के उससे अपने पंखे और बल्ब ऑन किए हैं, तो आपको कैसा लगेगा कि यार ये क्या कर रहे हो तुम, एक न्यूक्लियर रिएक्टर रखा हुआ है और घर की बिजली चला रहे हो उसके ऊपर, ये पूरे के पूरे मुल्क में फैलाओ ना इसको। अगर इतना बड़ा रिएक्टर आ गया आपके पास, एक न्यूक्लियर रिएक्टर की सेंस तो हम सबको है कि वो जो the most amount of energy that can be produced through this technology is incomparable to any other technology। So आप किसी एक ऐसे इलाके में जाएं जहाँ पे हर घर के नीचे एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ हो या साइड पे, और उससे अपने घर की बल्ब जला रहा हो। मैं जब भी इंसानी बच्चे की ये जो परवरिश की मॉडल है ना, वो इसी मिसाल से स्टार्ट करता हूँ कि आपके घर में अल्लाह ने न्यूक्लियर रिएक्टर दिया था और आपने उसे अपने से उसका स्कोप अपने घर तक रखा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कजन्स और your immediate family or his classmates। This is how big of a problem। मतलब आप कभी सोचें कि एक F-16 का जहाज, आप गाड़ी चला रहे हो लाहौर में, इस्लामाबाद में, F-16 का जहाज, वो जी मैं अभी लगा देता हूँ। F-16 का जहाज, अभी आपको शायद आवाज़ बेहतर आ रही हो। Let me check the sound as well। I hope this sound is better now। कि एक F-16 का जहाज़ आप देख रहे हों, आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे हों और आगे मेन रोड पे टर्न करें तो एक रेड लाइट के ऊपर F-16 का जहाज़ भी खड़ा हो और वो भी फिर ग्रीन लाइट के ऊपर राइट ले रहा हो जब, और आप देखेंगे कि ये क्या नीचे क्या कर रहा है, वो तुझे यही नहीं पता कि तुझे कौन सी मशीन मिल गई है। यू डोंट इवन नो कि कितना बड़ा एसेट तूने कितने लो यूज़ के ऊपर रखा हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं ना ह्यूमन जो इंडिविजुअल है उसकी पेरेंटिंग के मॉडल को देखता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको आसान करके बताता हूँ कि हम करते क्या हैं। इसकी सबसे बड़ी जो मिसाल हम स्टार्ट करते हैं वो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट से बताता हूँ। इट्स कॉल्ड द 12 पॉइंट असेसमेंट मॉडल, 12 पॉइंट असेसमेंट एक्सपेरिमेंट, सॉरी मॉडल तो बाद में बना। वो लुइजियाना की एक स्टेट है अमेरिका में, उधर उन्होंने 12,000 बच्चों के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बच्चे अलग अलग स्टेट से लिए, उधर ही असेसमेंट किया और उनको 3 साल तक बिहेवियरल असेसमेंट के अंदर रखा। 3 साल उन्होंने 12,000 बच्चों के साथ असेसमेंट की, 12 डिफरेंट असेसमेंट्स की। वो पेपर पे क्विज नहीं लेते थे, दे वर असेसिंग, दे टेस्टिंग, जो टेस्ट कर रहे थे वो बच्चों को, वो उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी को, उनके इमोशनल क्वेश्चंस को, उनके आईक्यू को टेस्ट करने के लिए उन्होंने डिफरेंट बिहेवियरल मैकेनिज्म रखे हुए थे। कुछ जगहों पर उन्होंने खैर पेपर टेस्ट भी लिए हैं बट लेटर ऑन।
12,000 बच्चे, डिफरेंट रेसेस, डिफरेंट जेंडर्स, डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स, कोई अमीर का बच्चा, कोई गरीब का बच्चा, कोई लड़की, कोई लड़के, डिफरेंट एजेस, बिटवीन द एज ऑफ 5 and 12, ये 5 साल और 7 साल और 7 and 12, बिटवीन द एज ऑफ 7 and 12, इन्होंने 12 पॉइंट असेसमेंट की उनकी। 12,000 बच्चों की असेसमेंट के बाद उन्होंने एक रिज़ल्ट किया, इसको ज़रूर आपने पढ़ना है, ये आप तो ऑफिशियल भी पब्लिश हो चुका है, हमारे पास तो तब से था जब ये अभी एक्रेडिटेड नहीं हुआ था, अब एक्रेडिटेड पब्लिकेशन में आ गया ये, द लुइजियाना एक्सपेरिमेंट। बहरहाल द पॉइंट इज़, उन्होंने जब असेसमेंट की तो मैं उस वक्त टोरंटो में था और मैं ये बहुत एक्साइटिंग एक्सपेरिमेंट चल रहा था। 12,000 बच्चों को एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने एक जनरल स्टेटमेंट में उनके रिजल्ट्स दिए, वो ये थे कि हमने जितने भी टेस्ट लिए, जितने भी असेसमेंट्स किए, उन सब में अमीर का बच्चा पास हो गया और गरीब का बच्चा फेल हो गया। उन्होंने एक अल्फाज ये इस्तेमाल नहीं किए, मैं तो उर्दू में तर्जुमा करके आपको उसी तरीके से बता रहा हूँ जिस तरीके से बताया था। उन्होंने कहा था कि एफ्लुएंस इज द डिटर्मिनिंग फैक्टर ऑफ हाउ अ ह्यूमन चाइल्ड इज, ह्यूमन ब्रेन ग्रोज, कि पैसा होगा तो बच्चे का दिमाग बड़ा होगा और पैसा नहीं होगा तो बच्चे का दिमाग छोटा हो जाएगा। इतना बड़ा उन्होंने एक ब्लेटेंट स्टेटमेंट दे दी। बहरहाल वो इतना आसानी से अपने बच के तो नहीं जा सकते थे। पीपल रियली वेंट क्रेजी कि ये क्या आप लोगों ने बकवास किया है, पैसे आप लोग कह रहे हैं कि जिसके पास पैसे होंगे तो उसका आईक्यू बढ़ जाएगा। मेरे पास कुछ 70 सवाल हैं कि बच्चे का आईक्यू कैसे बढ़ाते हैं, इसलिए मैं इससे स्टार्ट कर रहा हूँ सेशन को, ठीक है, पेरेंटिंग के ऊपर। अब हम ऑफिशियली पेरेंटिंग डिस्कस कर रहे हैं। सो व्हाट हैपेंड वाज, जब उन्होंने कहा ना कि अमीर के बच्चे सारे पास हो गए हैं, गरीब के बच्चे फेल हो गए हैं, हमने 3 साल टेस्टिंग की है तो कोई ना कोई मसला तो है, ऐसे तो नहीं कह सकते। एंड व्हेन वी चेक्ड, एवरीबॉडी चेक्ड एंड दैट वाज ट्रू। उमरा के बच्चे पास हो रहे थे और गुरबा के बच्चे फेल हो रहे थे। बहरहाल फिर न्यूरोबायोलॉजिस्ट केम इनटू टास्क। साइकोलॉजिस्ट को ज़्यादा पता नहीं होता, ये बस थोड़ी सी बातें कर देते हैं। लेट्स जस्ट गो इनटू ब्रेन स्कैन्स। जब उन्होंने ब्रेन स्कैन्स चेक किए, और ब्रेन स्कैनिंग के लिए उन्होंने बहुत, मतलब क्योंकि लीगल इशू भी बन सकता था, सो दे हैड टू रियली वैलिडेट एवरीथिंग। जब ब्रेन स्कैनिंग की, इसको स्पेक्ट इमेजिंग कहते हैं, स्पेक्ट इमेजिंग के रिजल्ट्स जब आए तो पता चला वाकई में अमीर के बच्चे के दिमाग 22% तक बड़ा था गरीब के बच्चों से ऑन एन एवरेज, और एक्सेप्शंस मिल ही नहीं रही थी इनको। एंड दे सेड कहीं ना कहीं से तो एक्सेप्शन मिले। स्पेनिश बच्चे भी हैं इसमें, कुछ ज़्यादातर अमेरिकन बच्चे हैं, नेटिव अमेरिकन हैं, एशियंस हैं, चाइनीज़ हैं, कोरियंस हैं, इंडियंस हैं, पाकिस्तानीज हैं, एवरी वन ऑफ देम, एवरी सिंगल थिंग वाज सो स्ट्रेटिफाइड, सो वेल डिजाइंड इन द एक्सपेरिमेंट। फिर उन्होंने कहा यार ये तो बहुत बड़ा मसला है, इसका तो हल निकालना पड़ेगा। पॉवर्टी के खिलाफ कोई कैंपेन बनाते हैं, बट इट वॉज नॉट द, ये गलत तरीके से वो देख रहे थे। जब न्यूरोबायोलॉजी ने इस बात को वैलिडेट कर दिया कि वाकई दिमाग का साइज बड़ा और छोटा है, तो एक साइकोलॉजिस्ट है शिकागो यूनिवर्सिटी का, ही से ओके होल्ड ऑन, एक मिनट रुक जाओ, ये आपने सिर्फ टेस्ट किए हैं, इसकी असेसमेंट ली इनकी बैकग्राउंड प्रोफाइल तो चेक करें जरा, देयर इज समथिंग एल्स दैट्स गोइंग ऑन, मैं मान ही नहीं सकता। सो ही वेंट इन विद हिज टीम एंड ही सेड ओके आई डोंट डिसएग्री विद योर टेस्ट, nor do I disagree with your results, but I disagree with the scope of your testing. इस स्कोप को टेस्ट चेक करने के लिए मैंने इसका स्कोप बढ़ाना खाली। और उसने क्या किया, उसने उन बच्चों के जो फेल हो रहे थे सारे, उनके घरों के पूरे नक्शे निकाले, उनके माँ बाप से इंटरव्यू लिया, उनके कजन से इंटरव्यू लिया, उनके क्लास फेलो से इंटरव्यू लिया, ही वेंट थ्रू द बैकग्राउंड प्रोफाइल ऑफ एवरी चाइल्ड कि सारे टेस्ट में बच्चा फेल हो रहा है, कोई मसला तो है। तो फिर जब उसने रिजल्ट निकाले तो पता चला कि वो सारे बच्चे जो थे ना, वो पाकिस्तानी थे, जितने भी फेल हो रहे थे बच्चे। एंड दिस वाज अ शॉकर फॉर अ पर्सन लाइक मी हु वाज स्टडीइंग हिज वर्क फर्स्ट हैंड। ये सारे पाकिस्तानी बच्चे निकल आए जो कि फेल हुए हैं। अब जाहिर है वो पाकिस्तान का लफ्ज़ नहीं उसने बोला, मगर जो उसने इंडिकेटर्स बताए थे ना कि जो घर में मामला चल रहे थे माँ बाप के साथ, वो उसने बताया कि ये मामला चल रहे थे। और जब मैंने वो पढ़ा उसको, तो मैंने जब वो इंडिकेटर्स देखे तो मैंने कहा ये तो पाकिस्तान का कल्चर बता रहे हैं आप, आपने बताया नहीं है, लफ्ज़ पाकिस्तान नहीं बोला, मगर आपको पता ही नहीं है कि मैं जिस कल्चर से आया हूँ उधर तो ये बातें फ़र्ज हैं कि ये की जाएं अपने बच्चों के साथ। ये तो कोई घर पाकिस्तान का है ही नहीं, उसमें 3-4 ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि वो बच्चे की परवरिश में डालते ही डालते। अब वो क्या हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले ये सुन लें कि उससे हुआ क्या। उसने कहा कि ये माँ बाप जो हैं ये 3-4 चीज़ें ऐसी करते हैं जिसकी वजह से ह्यूमन माइंड जो ब्रेन है उसका एक खास ग्लैंड है, वो ग्लैंड हर वक्त इमरजेंसी जो है ना, इमरजेंसी नाफिज करके रखता है जिस्म के अंदर।
और वो ग्लैंड एक खास नर्वस सिस्टम को ट्रिगर कर देता है। दो ही तो नर्वस सिस्टम है, तीन है मोटे मोटे दो के, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है और एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। जब एक बंदा इमरजेंसी में होता है ना, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई जलज़ला आता है या कोई गोली चलती है, कोई धमाका होता है या फिर कोई खतरा होता है, कोई एक चीज़ का डर होता है, किसी भी चीज़ का डर हो, चाहे जिन का हो, चाहे वो बॉस की तरफ से गलत ईमेल आ गई है वार्निंग की, जो कुछ भी हो, जैसे इमरजेंसी नाफिज होती है तो इंसान का जो नर्वस सिस्टम है ना वो इमरजेंसी के लिए तैयार कर देता है जिस्म को। और उस दौरान एक खास केमिकल ट्रिगर होता है दिमाग से, पिट्यूटरी ग्लैंड ऑर्डर्स द किडनीज, गुर्दों के ऊपर लगे हुए दो ग्लैंड्स, एड्रिनल कोर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला, इन दोनों को वो फिर ऑर्डर करता है कि भैया भागने के लिए या लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और दो ही काम आते हैं उस नर्वस सिस्टम को, या लड़ाई करेगा या भागेगा, इधर इज गोइंग टू फाइट और इज गोइंग टू फ्लाइट लिटरली। तो वो ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब ये केमिकल कोर्टिसोल का जिस्म में आ जाता है तो ब्रेन उस वक्त बंद हो जाता है, क्योंकि ब्रेन ने इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक काम करना होता है। बाकी का जो छोटा सा हिस्सा है लिम्बिक सिस्टम का, वो मसल्स को तैयार करता है कि यार लड़ाई करेगा तो भागेगा, दैट्स इट। इस केमिकल को कोई काम नहीं आता। जब ये केमिकल नसों में होता है तो ब्रेन को पता होता है कि इस वक्त जो है ना वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन है, तो बाकी के फंक्शन बंद कर दो। यहाँ तक कि उस दौरान आपकी हार्ट रेट बदल चुका होता है, आपके नाखून बढ़ने बंद हो चुके होते हैं। नाखून जो है ना वो जो ग्रोथ है किसी भी चीज़ की वो GTX से होती है। GTX इज अ ग्रोथ केमिकल। ग्रोथ केमिकल जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का केमिकल है। वो आम, जैसे मैं अभी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इस्तेमाल करके आपसे बात कर रहा हूँ। आपके बाल बढ़ना बंद हो जाते हैं। हर चीज़ की एनर्जी ना ब्रेन ट्रांसफ़र करता है जिस्म को कि भाई इस वक्त मसल्स को ताकत चाहिए, भागना है हमने या लड़ाई करनी है। तो मसल्स जो है ना वो ग्लूकोज चाहते हैं और ये कोर्टिसोल ग्लूकोज जो है ना वो प्रोवाइड करता है मसल्स को। दैट्स इट। इस वक्त और एनर्जी जितनी भी है ना इंसान की वो वहाँ पे फोकस कर दी जाती है। अब मसला क्या होता है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप कोई मतलब हिरन शेर को देखेगा तो उसको भी कोर्टिसोल ट्रिगर होता है, तो मसल नहीं तेज होंगे तो भागेगा कैसे? तो सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी केमिकल है। मगर इसका नुकसान ये है कि जब कोर्टिसोल ऑन होता है ना तो GTX बंद हो जाता है। मैंने जान के GTX बोला, इसको आप लोग थायराइड कहते हैं ना, यहाँ पे ग्लैंड जो होते हैं, ये ग्रोथ हर नए मरते हुए सेल को नया सेल प्रोवाइड करना इनका काम होता है, ब्रेन का भी, स्किन का भी, बोन, एवरी सिंगल सेल। सो चूंकि ये उस वक्त ऑफ होता है जब कोर्टिसोल ऑन होता है, तो जब तक कोर्टिसोल खून की नसों में रहेगा तब तक GTX बंद रहेगा। सो ही सेड के बाद सुने, ये एक मसला जो है ना ये बड़ा डीप लेवल पे है। माँ बाप अगर बच्चे को किसी लेवल के ऊपर ऐसी को खबरें दे रही हैं या उसको ऐसी किसी चीज़ में इन्वॉल्व कर दिया या ऐसा इंटरफेस खोल दिया जो घर के मसाइल के बारे में है, या आपस में लड़ाई करते हैं, बाप माँ को मारता है या माँ बहुत ज़्यादा गाली गलौज करती है, तो बच्चा उस वक्त खतरे में आ जाता है। और खतरे में आता है तो कोर्टिसोल ऑन हो जाता है। जब कोर्टिसोल ऑन होता है तो ग्रोथ हार्मोन बंद हो जाता है। और भी बड़े हार्मोन्स बंद होते हैं। आई एम नॉट गोना गो इन दैट डिटेल, ये साइंस का सेशन नहीं है, मैं आपको मोटा मोटा लुइजियाना एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ। सो उसने कहा कि ये 3-4 काम जो है ना ये तो जो ये लोग कर रहे हैं ना, ये बात अमीर गरीब की नहीं है। अगर अमीर के माँ बाप भी करेंगे ना तो, क्योंकि कोई 8 और 9 टोटल 8 और 9 ऐसे केसेस जो अमीर के बच्चे ही फेल हुए थे, उसने उनकी 100% टैली की कि इनके घर में भी देखो यही मामला चल रहा है। अब फितरतन बात है ना ये कि गरीब के घर में ज़्यादा मसाइल इसलिए भी होंगे क्योंकि वो फाइनेंशियली सफ़र कर रहा है, तो फिर और ज़्यादा मसले मसाइल बढ़ भी जाते हैं उससे, और एनजाइटी बढ़ती है तो फिर स्ट्रेस बढ़ती है तो फिर रैशनल कम हो जाता है। अब होता क्या है पाकिस्तान में, अब मैं पाकिस्तानी क्यों कहा था इनको, अब मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान के हर घर में आप गौर से देख लें, अपने अपने घर का मुआवजा करें, 99% की बात कर रहा हूँ, वो 1% एक्सेप्शन प्लीज मुझे कॉमेंट ना करें। तो वो करते क्या है, माँ अपने शोहर की गिबत बच्चों से कर रही होती है कि मैं बड़ी मजलूम हूँ, तेरी दादी ने या तेरी पुप्पो ने मेरा तो जीना हराम किया, तुझे नहीं पता, ये साजिशें करते रहते हैं। फिर तेरा बाप 2 नंबर आदमी, तेरी माँ 2 नंबर औरत है। हर बंदा घर में अपने बच्चों को ऐसे अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है जैसे कि पता नहीं कौन सी गेम है जिसमें वो जीतना चाह रहा है, उसमें उसको बच्चे चाहिए। और पाकिस्तान के कल्चर की एक सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि हम लड़की को शुरू से ही ये ट्रेनिंग देते हैं, पैदा होते ही, कि इसकी शादी की तैयारी हो रही है। अब उसको पता होता है कि उसकी दुनिया में आने का मकसद ही शादी है। अब जिस बंदी की शादी नहीं हो रही थी उस बेचारी का कोर्टिसोल वैसे ही ऑन होता है, और जब शादी हो रही है तो उसके बाद घर वाले उसको, जब ससुराल होता है उसको पता चलता है कि यार इसके लिए तैयार करे थे मुझे आप, इधर तो सिर्फ जंग का माहौल है खाली। और फिर जहेज से शुरू होने वाली बात बच्चों के थ्रू अपने सर्वाइवल के लिए वो बेचारी लड़ती है, तो वो ज़ाहिरन फितरतन फिर अपने बच्चों को जगमाल बनाती। इट इज़ नॉट जस्ट इवन दो इट इज़ हर फॉल्ट, इसमें कोई शक नहीं है कि गलती उसी खातून की है, मगर उसके फैक्टर्स और भी बहुत हैं, सिर्फ उसकी गलती नहीं है। सो व्हाट हैपेंस इज
कि वो फिर ऐसी कहानियाँ शुरू करती है अपने बच्चों के सामने ताकि उसके बच्चे बड़े होकर उसके सर्वाइवल का साथ बन सके। ये सब इट्स अ नेचुरल प्रोसेस दैट दिस कल्चर इज गोइंग थ्रू। ये वाहिद मुल्क है इंडिया पाकिस्तान का जहाँ पे 22 करोड़ चाचे और ताए विलन निकल आए, 22 करोड़ पुप्पोज जो है ना वो 2 नंबर निकल आई। ये पाकिस्तान वाहिद इतना बड़ा सैंपल है कि गिनीज बुक में और नोबेल प्राइज में हमें नॉमिनेट होना चाहिए कि यार इस लेवल की हमारे पास एक यूनिफॉर्मिटी है कि हर घर का चचा, हर घर की पुप्पो, हर घर की दादी जो है ना वो हर घर की अम्मी के खिलाफ है, और हर खाला और हर मामू जो है वो फरिश्ता निकल आए इधर। दिस इज वन ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ द लुइजियाना एक्सपेरिमेंट। एंड आई वाज लाइक यार ये तो हमारे बच्चे लगते हैं जो फेल हो रहे हैं। दूसरी बात, बिजली का बिल इतना आ गया है और तुमने एसी लगा के रखे हुए हैं, तुम्हें पता नहीं है बाप किस लेवल के ऊपर, और फिर बाप की तमाम तो जो नेक माएँ हैं वो बाप की तमाम तर जो कमियां हैं वो बेचारी को बताते हैं बच्चों को कि यू आर सर्वाइविंग ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन, किसी भी दिन तुम एक्सटिंक्ट हो जाओगे, हमारी फैमिली का नाम और निशान मिट जाएगा। हर एक चीज के ऊपर बच्चे को इमरजेंसी में रखा होता। अब ये जो लुइजियाना एक्सपेरिमेंट है उसमें भी उन्होंने ये बताया कि यार बात यह है कि 1 नैनोलीटर पर मिलीग्राम, 1 नैनोलीटर पर मिलीग्राम मेरे दिमाग ने अगर ट्रिगर करवा दिया कोर्टिसोल का तो 40 मिनट तक वो मेरी खून के नसों में ही रहेगा। 40 मिनट के बाद उसका विड्रॉल शुरू होगा। अब एक बंदे को इस लेवल का खतरा डाला जाए जो उन बच्चों को डाला गया था कि हर बात में माँ बाप की लड़ाई हो रही थी। और मैं आपको साइकोलॉजिकली बता रहा हूँ कि एक घर जिसमें बाप अपने बच्चों के सामने माँ को कुछ कह दे और ऊंची आवाज़ में या फिर नाउज़ बिल्ला हाथ ही उठा दे और उसको अब्यूज़ कर दे, उसके बच्चे कई कई साल तक अपना नॉर्मल नर्वस सिस्टम अचीव ही नहीं कर सकते। वो अपने बाप को खाली देखते हैं ना, खाली देखते हैं, उसके बाद उनको वो उनकी इमरजेंसी नाफिज हो रही थी। दे आर अंडर दैट इन्फ्लुएंस ऑल द टाइम। अब उससे होता क्या है, उससे फिर वो जो छोटा बच्चा है वो हर वक्त इमरजेंसी में रहता है और उसका ग्रोथ हार्मोन बंद होता है। अब ग्रोथ हार्मोन बंद होता है तो ब्रेन के जो सेल्स उस वक्त चाहिए होते हैं ना, वो ब्रेन के ग्रोथ के सेल्स होते नहीं और ब्रेन छोटा रह जाता है। और ये एस्पेक्ट इमेजिंग में नजर आया कि 20-20% दिमाग का साइज छोटा कर दिया हमने। अब छोटे दिमाग का बंदा फिर छोटी हरकतें करता है, छोटी सोच का बंदा फिर अपनी छोटी औकात में ही रहता है। इस वजह से ज्यादातर लोग जो कि हमारे बच्चे हैं उनको छोटे से छोटा करी जा रहे हैं। अब वो जो मज़ारों में बाहर से कप लगाते हैं ना, मज़ार में वो बच्चा दे आते हैं, पाकिस्तानी है ना जो मज़ारों में बच्चा दे के आते हैं, वो ब्राज़ील में तो नहीं होता ना, हमें मानना तो पड़ेगा, हमारे ही कल्चर के ही लोग हैं कि पीर साहब को बच्चा दिया, उसने लोहे का कप लगा दिया। असल में वो पीर साहब तो 10 या 12 हज़ार बच्चे साल के कप लगाते हैं। हम करोड़ों बच्चों को अंदर से ये कप लगा रहे हैं ताकि वो ब्रेन बड़ा ना हो जाए। कैसे? हर वक्त अपने घरेलू मामलात बच्चों से डिस्कस कर रहे होते हैं, अपने अरमान और रोने के दास्ताने, अपने जुल्म की, और यू नो एवरी सिंगल थिंग इज our children are the spectators of this grand movie that is played every single time. यहाँ तक कि मैंने खुद अपनी केस स्टडीज़ में, मेरे अपने कंट्रोल ग्रुप्स में, फोकस ग्रुप्स में माओं को जस्टिफाई करते देखा है कि इनके बाप को पता होना चाहिए, इन बच्चों को पता होना चाहिए इनका बाप 2 नंबर आदमी होना चाहिए। 13वें साल से पहले तो कोई चक्कर ही नहीं है कि आपने अपने बाप, अपने शौहर को और अपनी बीवी को एक सेलिब्रिटी की ट्रीटमेंट देनी है अपने बच्चों के सामने। बहुत मुश्किल काम है पाकिस्तानी कल्चर में, बहुत मुश्किल काम है। मगर अपनी बेटियों के सामने तो अपनी बीवी को आपने ऐसे ऐसे इज्जत देनी है जैसे कि कोई अल्लाह का फरिश्ता आया हुआ है, और अपने बच्चों के सामने, तमाम बच्चों के सामने, अपने शौहर को भी। ये कोई छोटा सा हुक्म नहीं था आपस में सिला रहमी का, पूरी केमिस्ट्री का डिजाइन था अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला ने कहा ना कि मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर निशानियां दिखाऊंगा कि ये किताब हक की है। ये फी अनफुसिकुम कि मैं आपको एक टेली दे रहा हूं। सो व्हेन वी आर एक्चुअली इन्वॉल्विंग आवर किड्स, वी आर श्रिंकिंग देयर ब्रेन्स, एंड 18वें साल के बाद उसका ब्रेन साइज जो है ना वो 40वें साल की स्टेज में कहीं एक फाइनल जस्ट लेगा। 18वें 15th ईयर के बाद जितना ब्रेन बनना था बन चुका है, और 7वें साल में तो उसने इतने ज़्यादा एक्सेस में उसको पॉजिटिविटी चाहिए होती ताकि ब्रेन ग्रोथ हो सके उसकी। सो सक्सेस तो बहुत दूर की बात है। अब हम फेलियर के ग्रेड्स ही देखेंगे कि जो ऐसे घरों में फेलियर के ग्रेड्स जो है ना वो कितने अचीव हो रहे हैं, कौन छोटा फेलियर है ये देख रहे हैं हम इस वक्त। अब क्या बड़े मकसद की बात करनी और क्या ग्लोबल आइडेंटिटी की बात करनी, क्या वर्ल्ड व्यू दिखाना। जब एक बंदा अपने माँ बाप के मसाइल से नहीं निकल सका, उस बेचारे को तो क्या दुनिया को उसने क्या लीडरशिप दिखानी है अपनी, और किस मकसद पे लेके जाना। सो व्हाट कैन वी डू? I'll tell you, ये जो कोर्टिसोल है ना, इसका एक एंटी केमिकल भी अल्लाह ने बनाया हुआ है। 40 मिनट तो नहीं लगने चाहिए ना हर दफ़ा। तो होता क्या है कि इसका एक जो टॉगल स्विच है ना, उसको उस केमिकल को कहते हैं ऑक्सीटोसिन। अगर ऑक्सीटोसिन नसों में आ जाए ना तो जितना कोर्टिसोल है ना उसी वक्त खत्म हो जाता है। वो एक्चुअली एक और केमिकल है वेसोप्रेसिन, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। वो वेरी पॉजिटिव केमिकल।
नाउ अंडरस्टैंड व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस। सबसे पहले तो मुझसे 3 सवाल पूछे गए कि सर जो शुरू के सालों के बच्चे के जो पहले 3-4 साल हैं उसमें हम ऐसा क्या करते हैं जिससे IQ बढ़ सकता है या कम हो सकता है। तो मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ, हमारी काफ़ी डिटेल वीडियो है इसके ऊपर, आई एम नॉट गोना गो इन डिटेल हियर, आप वो ज़रूर चेक करें, रेजिंग द चिल्ड्रन ऑफ द 21st सेंचुरी की, वो ज़रूर देखिए। वो 2-2.5 घंटे के सेशन के अंदर हमने इन्फेंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में गए हैं, उसमें साइंस का क्वेश्चन साइंस के सारे। वैसे मैं आपको बता दूँ कि बच्चे को जो पहले तीसरा साल, जब तक पहले 3 साल तक, जो एक दिन से लेकर तीसरे साल तक का जो बच्चा है, उसके सामने आपने सिर्फ और सिर्फ उसकी फिजियोलॉजी का ख्याल रखना है कि उसको गर्मी सर्दी ज़्यादा तो नहीं लग रही। और बच्चों को इतनी गर्मी सर्दी नहीं लगती जितनी माओं को लगती है। तो अगर आपको सर्दी लग रही है तो बच्चे को स्वेटर मत पहना देना प्लीज़, या आपको गर्मी लग रही है तो बच्चे के कपड़े उतारना शुरू कर देते हैं आप। डोंट डू दैट। जब तक बच्चा कंप्लेन नहीं करता, एजिटेटेड नहीं होता, तब तक आपने उसको रिएक्शन, अल्लाह ताला ने जो मशीन बनाई है ना, उसको ऐसे ही ट्रीट करें। जब तक आपके सेल फोन पे लिखा नहीं आता कि बैटरी खत्म हो, तब तक चार्जर पे नहीं लगाते ना, बिल्कुल इसी तरीके से बच्चों को आप ट्रीट करें। और बच्चों को एक्सेसिव फूड भी मत दें और बहुत कम फूड भी मत दें। ये फार्मूला मिल्क के ऊपर से खुदा का वास्ता अपने बच्चों को हटाएं, उससे उनकी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है सारी। दूसरी चीज़ जो आपने बच्चों के साथ करनी है उनका IQ बढ़ाने के लिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है उनको ज़बानें सिखाना। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हम 2-2 साल के बच्चों को कुरान हिफ्ज़ के लिए तो ले जाते हैं, बहुत अच्छी बात। ये वो उम्र नहीं है कि जिसमें ये ऑप्टिमम काम नहीं है उसके लिए। ऑप्टिमम काम है कि आप उसको अरबी सिखा दें। 3 का फिगर साइकोलॉजी में और आप न्यूरोबायोलॉजी में भी आ गया कि 3 लैंग्वेजेस एट मिनिमम एक इंसानी बच्चे को 5वें साल तक फ्लुएंटली सिखानी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो ब्रेन सेंटर है ना लैंग्वेज का, दैट्स द लेफ्ट हेमिस्फीयर के बहुत और भी बहुत फंक्शन है, अभी मैं उसकी तफसील में नहीं जाता, मगर IQ आपका सारा लेफ्ट हेमिस्फीयर से ही निकाल लें आप इस वक्त। सो जो लैंग्वेज है, अगर आपने अपने बच्चे को कॉन्शियसली पहले 8-9 सालों में 3 ज़बानों के ऊपर पूरी तरीके से फ्लुएंट कर दिया, तो शुरू अगर आपने पहले 3-4 सालों से ही कर दिया, क्योंकि ज़बानें तो पहले 3 सालों में सीखता हो असल में मोस्ट फ्लुएंटली। सो 3 2 to 7 अगर आप उसके ऊपर लिंग्विस्टिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं ना, 2 to 7, और प्रॉपरली कॉन्शियसली काम कर रहे हैं, उसको वो माहौल दे रहे हैं। यूट्यूब पे आप लैंग्वेज नहीं सिखा सकते बच्चे को। लैंग्वेज सिखाने के लिए उसको उस तरह के ज़बान कानों से सीखी जाती है, याद रखिएगा, ज़बान सिर्फ कानों से सीखी जाती है, ज़बान किताब से नहीं सीखी जा सकती। कान जो है ना, दीज आर प्राइमरी मॉड्यूलेटर्स ऑफ एनी लैंग्वेज, एनी स्किल ऑफ द लैंग्वेज गोज थ्रू आवर ईयर। सो बच्चे को फिर उस तरह के दोस्त और माहौल में डालना पड़ेगा कि जो वो ज़बान सीखते हैं, वो स्पेनिश हो, फ्रेंच हो, अरबी हो, अंग्रेज़ी हो, उर्दू हो। जब तक कि वो कानों से सुनेगा नहीं उस ज़बान को, तब तक वो एडियर नहीं करेगा। उसको किसी किस्म की टीचिंग की ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह ताला का इतना बड़ा मौजज़ा है कि इंसानी बच्चा जब ज़बान सीखता है, साइंस जितनी रिसर्च इसके ऊपर हुई है किसी की नहीं हुई अभी तक। साइंस के पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर वो बैठ के कि ये वजह है जो ज़बान सीख लेते हैं हम। इतना कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम है एक ज़बान का, और 2 साल का बच्चा वो सीख रहा है, अनइमेजिनेबल है। उस दौरान अगर आपने उसको 3 ज़बानें सिखा दी, 3 का फैक्टर है, तो आपको जो लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन है ना इंसान का, दैट हैज़ द प्रेजेंस ऑफ एग्जाम, आई मीन द जो तारे हैं दिमाग की, वो उसकी इस लेवल पे होंगी कि वो आइंस्टाइन भी उस पर रश करेगा कि इतना डेप्थ में आपका ब्रेन जो है ना, इतनी ज़्यादा आपके पाउंड्स क्रिएट हुए हैं। जो न्यूरोनल फाइबर्स होते हैं वो ज़बानों की वजह से सबसे ज़्यादा होते हैं। और ये सबसे ज़्यादा जो है ना शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं आपको, किसी और दिन किसी और लंबे सेशन में हम बहुत ज़्यादा तफसील में जाएंगे इसकी। फिर जो वो है 3rd ईयर to 12th ईयर, इसको अंदर आपने एक और चीज़ आपने करनी है, इन्फेंट्स को आपने ख़वातीन में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आपके घर की जितनी भी ख़वातीन हैं वो इन्फेंट्स के पास हों। ये मैं आपको प्रूवन साइंटिफिक रिकॉर्ड के साथ बता रहा हूँ दैट किड्स हु ग्रो अप इन दिस एज ऑफ 5-7ish, वो जो ख़वातीन के प्रेजेंस है ना, खाली प्रेजेंस ही, उससे जो ऑक्सीटोसिन सेंटर बढ़ता है ना, वो किसी और टेक्निक से नहीं बढ़ सकता। खातून को अल्लाह ताला ने गिफ्ट में एक फैक्ट्री दी हुई है ऑक्सीटोसिन की, उसकी खाली प्रेजेंस से ही बच्चे को एक सिक्योरिटी की फीलिंग आती है। और सिक्योरिटी की फीलिंग इमरजेंसी की फीलिंग के ऑपोजिट होती है। सो बच्चे की अगर खलाएँ ज़्यादा हैं, पुप्पो ज़्यादा हैं, और बड़े बुजुर्गों में ख़वातीन ज़्यादा हैं नहीं है, तो मेक श्योर कि आप कहीं ना कहीं से इनका बच्चे का इंटरफेस किया करें कि अपनी जो सर्कल की ख़वातीन है, मैं माओं की बात कर रहा हूँ, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के साथ इंटरैक्ट करवाएं ताकि बच्चे का ऑक्सीटोसिन सेंटर बढ़े। जब ऑक्सीटोसिन सेंटर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इसका जो है वो मामला ओके। सो हाउ मेरे पास अलार्म बज चुके हैं कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मगर बहरहाल जब तक क्वेश्चन आते रहेंगे तब तक हम ये सेशन चलते रहेंगे 30 more minutes एट मैक्स, राइट।
अभी देख लेते हैं। तो अब रही बात 30 मिनट्स तो दीजिए ना मुझे। ओके, विल टेक इट ऑन, मैं 30 मिनट्स लेता हूँ। अच्छा, तो अब रही बात बच्चे के आईक्यू को बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन की ज़रूरत क्या है। ऑक्सीटोसिन की ज़रूरत इसलिए है कि आईक्यू तब तक बढ़ता है जब तक ब्रेन ग्रोथ कर रहा होता है। तो ब्रेन ग्रोथ तब तक नहीं करता जब तक कोर्टिसोल ऑन रहता है। तो कोर्टिसोल नेचुरली भी ऑन होता है। रात को आपका कोर्टिसोल आपके दिल के अंदर आके भर जाता होता है। अल्लाह ताला ने दिल को साफ़ करने का एक मैकेनिज्म रखा हुआ है। सो बच्चा जब सो रहा हो तो खुदा का वास्ता उसको मत उठा के दूध पिलाया करें। जब तक वो सो रहा है कोई बात नहीं, उसको कोई टेंशन नहीं है, उसको कोई भूख नहीं लगी। जब भूख लगेगी वो खुद ही उठ जाएगा। ज़बरदस्ती अपने बच्चे को अपने टाइम टेबल के ऊपर मत पालें, स्पेशली इन्फेंट्स को अंडर द एज ऑफ 7। ये नर्सिंग एज है। नर्स पेशेंट को उठा के तो नींद की दवाई नहीं देती ना। जब पेशेंट सो रहा है तो उसको सोने दें, आप एक नर्स हैं उस वक्त। सो बाय द 7th to 12th ईयर, 8वें साल से पहले इस वक्त स्टेज सुन लें, वो उसका वैल्यू सिस्टम बनता है। वो जो भी बना दिया आपने वो सारी उम्र वही रखेगा। इस वक्त के 80-80 साल के बुजुर्गान के पास भी आप जाएं और आप उनसे सही और गलत की तमीज़ का पूछें तो वो अपने पहले 8वें साल के बीच में जो वैल्यू सिस्टम बना हुआ था उसको ही वो इन्वोक करेंगे, वहीं से लेते हैं वो। सो जिसने ज़्यादा वैल्यूज़ जो आपने अगर वो 7वें 8वें 9वें साल में उसके मोमेंटम में डाल दी, उतनी वो वैल्यूज़ जो है ना वो आगे से उनको पॉलिश करेगा वो आगे से। बाय द 12th ईयर द चाइल्ड, इस तरह के क्वेश्चन जो 12th ईयर के हैं ना वो मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं आपको एक जनरल दे देता हूँ क्योंकि अब हमारे पास अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मुझे बता रहे हैं मेरी टीम वाले भी कि हमने इसकी 3 एपिसोड्स करनी है, इस सेशन की 3 करनी है। हमने अनाउंस नहीं किया हुआ बिकॉज वी डिडंट वांट ओवर कमिट। बहरहाल मैं क्योंकि अभी टीनेजर्स के ऊपर आना है मैंने, उसके बाद टीनेजर्स के बाद फिर पोस्ट टीनेज के ऊपर आना है ताकि बच्चे के दिमाग को किस तरीके से हमने इंसान को स्कोप कैसे बढ़ाते हैं वो मैं आपको तफसील से बता सकूँ। सो वी गोना डू एटलीस्ट 3 एपिसोड इंशाल्लाह। दैट्स आवर इंटेंट। टाइमिंग क्या रखी जाएगी वो आपसे पूछ के ही करेंगे। होपफुली एवरी संडे वी गोइंग टू डू दिस प्रोग्राम, बट आई एम नॉट कमिटिंग एनीथिंग। जी मैंने कोई कमिटमेंट नहीं किया, होपफुली बोला, होपफुली। अच्छा, तो रही बात जो बच्चों की जो 12th ईयर से पहले 12वें साल में बहुत बड़ा वाक़या होता है बच्चे के दिमाग के साथ, वो हम होने नहीं देते। वो है उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ना, ये उस वक्त बनता है जब वो 12 साल, उससे पहले वो बनता ही नहीं है। सो 12वें साल से पहले आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने क्या क्या चेक लिस्ट रखनी है। उसके बाद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाता है। 12वें साल के बाद आप 40वें साल में एक और चेंज आएगी, उसके बाद कोई चेंज नहीं आती ब्रेन की। सो सबसे पहले तो आपने बच्चे की जो 7th to 12th ईयर की जो स्टेज है ना उसको बहुत बहुत केयरफुली देखना है। इसको एज ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। इस दौरान बच्चा आपसे 1 करोड़ सवाल करेगा जो कि इंतहाई डरावने किस्म के होंगे, क्योंकि इस दौरान ब्रेन जो है ना अपना सेंट्रल ब्रेन बन चुका है 3rd ईयर में ना। उसके पॉन्ड्स क्रिएट हो रहे हैं, हेमिस्फीयर क्रिएट हो रहे हैं। हेमिस्फीयर क्रिएट होने का मतलब होता है उसका नियो कॉर्टेक्स बन रहा है, बाहर वाला रिंग बन रहा है। और बाहर वाला रिंग बनने का मतलब अब वो अपना आईक्यू गेन करने की कोशिश कर रहा है। और जब वो आईक्यू गेन करने की कोशिश कर रहा है तो फिर उसको सवाल भी चाहिए, जवाब भी चाहिए होंगे। तो ज़्यादातर सवालों के जवाब आपको नहीं आते होंगे क्योंकि हमारी ट्रेनिंग नहीं होती। पाकिस्तानी माओं का एवरेज जो एज है वो 21 to 26 है। मोर देन 90% ऑफ पाकिस्तानी मदर्स बिकम मदर्स बिटवीन द एज ऑफ 21 to 26। मैं मेट्रोपॉलिटन की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल स्टैट्स हैं। सो 21 और 26 साल की एक खातून ने ये तो नहीं बताना कि मैं दुनिया में क्यों आया हूँ और मेरा दुनिया में आने का क्या मकसद है, अल्लाह ताला ने क्यों बनाई दुनिया, और ये बात सही क्यों है। ये वाले सवाल आप उसने शुरू कर देने। और ये मैं आपको फिर बता दूँ, अमूमी इलाज पाकिस्तान में इन सवालों का एक थप्पड़ है, सुबह दोपहर शाम। उसके बाद वो बच्चा इस बीमारी से पूरी तरह निजात पा लेता है। तो जिस माँ बाप ने ये बच्चों के सवाल रोकने हैं तो वो थप्पड़ मार दे, और अगर इस बच्चे का आईक्यू बढ़ाना है तो इन सवालों के जवाब देना शुरू कर दें। आपको नहीं आते तो सीखें, अगर नहीं सीख सकते तो कोई ऐसे बंदे को बुलाएं जो कि जवाब दे सकता हो। ये नहीं हो सकता कि ऐसे सवाल मत किया करो या ये गुनाह है इस तरह के सवाल पूछना। बच्चे के लिए कोई गुनाह नहीं है। 7 साल से पहले कोई बच्चा गुनाह कर ही नहीं सकता। ये आपको नहीं पता तो इस्लाम आप तक पहुंचा ही नहीं। 7 साल का बच्चा गुनाह कर ही नहीं सकता, उसको उस पर कुछ भी चीज़ गुनाह के ज़ुमरे में नहीं डाल सकते आप। ओके, सो इट इज़ समथिंग विच इज़, और वो बेचारा सिर्फ सवाल ही कर रहा है इस वक्त। अगर उसको सवालों के जवाब ना मिले तो उसने सारी उम्र किसी से नहीं करने, बिकॉज उसके बाद उसने इन सवालों को छोड़ के ये देखना है कि घर में शाहरुख खान और सलमान खान की फिल्में चल रही, क्यों ना मैं वही देखूं यार। अम्मी अब्बू तो वही देखते रहते हैं हर वक्त। लेट्स जस्ट आस्क अबाउट कि अगली फिल्म कब आ रही है, ये छोड़ेंगे दुनिया को क्यों बनाया अल्लाह ने। ऑल ऑफ दैट डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स कि ज़्यादा इंसान को समझ लें एक प्रिजनर ऑफ वॉर है। इसको हमेशा साइकोलॉजी में कहा जाता है कि प्रिजनर ऑफ वॉर कभी भी ये नहीं पूछते कि जंग कौन जीत रहा है सर, वो हमेशा ये पूछते हैं या जंग क्यों हुई है सर, वो ये पूछते हैं कि खाना कब मिलेगा।
वो ये पूछते हैं कि सर मुझे अगली ब्रेक कब मिलेगी, मुझे सोने की इजाज़त कब है। जब भी एक जेल के कैदी को देखते हैं ना, तो वो बड़े सवाल जान के नहीं पूछता कि यार ये ना इसको जवाब ना आता हो और मुझे थप्पड़ पड़ जाए और मुझे सज़ा सख्त हो जाए। वो सिर्फ और सिर्फ अपने सर्वाइवल के सवाल पूछता है। सो अगर माँ बाप ने थप्पड़ से ट्रेनिंग की हुई है तो बच्चा उस वक्त जेल का कैदी है, वो सिर्फ अपने सर्वाइवल के सवाल पूछ रहा है आपसे, और अमूमी तौर पर सवाल पूछना बंद कर देता है। और वो अमूमी तौर पर आप लोगों को एक लफ्ज़ बता दिया गया है कि, और ये गूगल पे पूरी दुनिया में मशहूर हुआ है, इवन दो साइंटिफिक बेस कोई नहीं है कि एक बच्चा इंट्रोवर्ट है मेरा, ये चुप है, वो बच्चा इंट्रोवर्ट, दुनिया में कोई इंसान इंट्रोवर्ट अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया। और अगर आप समझते हैं कि आपका बच्चा इंट्रोवर्ट है तो आप उस बच्चे को अपनी टाइप के किसी सब्जेक्ट में और अपनी टाइप के दोस्तों में देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये तो दुनिया का सबसे बड़ा एलोक्वेंट और ऑरेटर है, ये तो चुप ही नहीं करता, अपनी मर्जी की बातों में बहुत शौक से बातें जो है ना वो खिताब करता है। सो देयर इज़ नो वे कि आपका बच्चा इंट्रोवर्ट है। अगर वो इंट्रोवर्ट है तो अलार्म बजा दें कि कोई मसला कर रहे हैं, किसी ने उसको डराया, वो इस वक्त कैदी मोड में, प्रिजनर मोड में जा चुका है, और वो वाकई में सारी उम्र के लिए भी जा सकता है उसके लिए। So answer all of those questions of why. He's only going to ask philosophy. By the age of 7 उसको आती ही सिर्फ philosophy, वो बेसिकली करता ही क्यों के सवाल है। अगर आपका बच्चा आपसे डरावने सवाल नहीं कर रहा तो फिर कोई तोता या फिर कुत्ता ट्रेन हो रहा है, कोई बिल्ली ट्रेन हो रही है, कोई और पालतू जानवर रखा हुआ है। इंसान का बच्चा सिर्फ डरावने सवाल ही करता है, और अगर इंसान का बच्चा डरावने सवाल कर रहा है तो आपको जवाब आने चाहिए। और अगर आपसे वो जवाब नहीं ना ले रहा तो कसम उठवा लें वो अपने एज फेलो से वो जवाब ले रहा जाके। वो 7 साल का कोई 3rd ग्रेड का बच्चा, जो 3rd ग्रेड में होते हैं ना 7 साल के बच्चे, 2nd ग्रेड में होते हैं, अब तो खैर मैं पता 5th ग्रेड में हूँ, जो नहुसत हमने डाली है अपने बच्चों को 2-2 साल में स्कूल डालने की। सो वो जाके 7-7 साल के बच्चों से साइकोलॉजी की ट्यूशन ले रहा है कि मुझे काउंसिल कर, दुनिया में मैं क्यों आया हूँ और कायनात को अल्लाह ने क्यों ना, और 7 साल का बच्चा उसको बड़े बड़े इनहमाक से जवाब भी देता है, और वही उसकी फिर कायनात हो जाती है। और इस तरीके से वी डम डाउन एवरी चाइल्ड थ्रू अनदर चाइल्ड। जो काउंसलर है आपके बच्चे का, वो इस लेवल की काउंसलिंग कर देता है कि फिर वो सिर्फ और सिर्फ उसी के पास जाता है। बिकॉज 8 साल के बच्चे को पेरेंटिंग मॉडल सबसे की एक टेक्निक सबसे अच्छी आती है, और पता क्या है कि मैं तुझे जज नहीं करूंगा। हम आज भी उसी बंदे को कॉल करते हैं जो हमें जज नहीं करते, हम किसी मसले में होते हैं, हमसे कोई गलती कोताही हो जाती है तो हम किसको कॉल करते हैं? पुलिस को नहीं कॉल करते, पुलिस तो सबसे पहले जज करती है आपको। वी कॉल आवर बेस्ट फ्रेंड्स हु नेवर जज अस, दोज आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स बिकॉज दे डोंट जज अस। सो जब माँ बाप थप्पड़ रिसीव करते हैं तो ये जजमेंट है, जजमेंट का तो पूरा फैसला है ना, उसके बाद सजा भी मिल जाती है। सो यू नीड टू चिल्ड्रन जो कि आइंस्टाइन से बड़ा दिमाग बना सकते थे आप उसको श्रिंक करके आपने इतना छोटा कर दिया कि आप क्यों वो छोटा क्यों किया? क्योंकि आप वो 7 साल के काउंसलर के पास जा रहे हैं, 8 साल का काउंसलर है उसका, मेंटोर है उसका। 8-8, 9-9 साल के बच्चे दूसरे अपने क्लास फेलोज के मेंटोर्स हैं, उन्होंने फिर बताने हैं उनको, फिर जो मतलब मतलब आते हैं वही बताएंगे, और इससे फिर बेरारा भी स्टार्ट होती है। और फिर हम कहते हैं कि हमारा बच्चा गलत कंपनी में, हमारा बच्चा असल में हमारे घर में गलत कंपनी में आ गया। ये याद रखिएगा, करोड़ दफा बता चुका हूं, हाउस इज ए फुल टाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड स्कूल इज अ पार्ट टाइम टीचिंग इंस्टीट्यूट। तो अगर आपका बच्चा गलत कंपनी में है तो फुल टाइम ट्रेनर को पकड़े ना, जो हम हैं, मैं हूं, बाप हूं और माँ। और खुदा का वास्ता है, ये मैं यूट्यूब पे देखते के थक गया हूं, टीनएजर इस वक्त पेरेंटिंग के लेसन दे रहे हैं दुनिया को। फेसबुक पे मैं देख रहा हूँ वो हल्की सी दाढ़ी है बच्चे की, और पेरेंटिंग के ऊपर 2.5 घंटे का लेक्चर दिया है उसने। खुदा का वास्ता है, फैक्चुअल और मुस्तनद और क्रेडिबल लोगों से देखेंगे साइंस क्या है और करना क्या है। मैंने यही हम हमारे बच्चे कर रहे हैं फिर, कि जाके अपने कंसल्टेंट्स और काउंसलर्स ढूंढ रहे हैं, और वो फिर काउंसलिंग होती है उनकी अच्छी तरीके से, फिर वो फिर घर आके पता चलता है, कोई शिकायतनामा आता है। सो अंडरस्टैंड, बाय द एज ऑफ बिफोर द एज ऑफ 11 he has to have all the answers furnished on the table। किताबें पढ़नी पड़ी हैं तो पढ़ें, नहीं पढ़नी पड़ी तो फिर उसको रिसर्च करके या किसी ऐसे बंदे से पूछ के आप बताएं। मोस्ट प्रॉब्ली आप ही को होना चाहिए कि who is answering all the questions of the children। Now the age of 11 to 15 is the critical age, because it's a teenage, but because it's a scientific instrument that you need to install here, कि एक इंसान का दिमाग ऐसे होता है और 11वें साल में और 12वें साल में वो दिमाग ऐसे हो जाता है। ये पूरा हिस्सा जो है वो 12वें साल में बनता है, ये फ्रंट है, इसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। अब चूंकि इतना बड़ा, जो कि मोर देन 12% ऑफ द ब्रेन है, वो नया बनता है, वो भी 1 साल के अंदर बन जाता है ऑन एवरेज। कई लोगों को 2 साल भी लगते हैं, और कुछ लोगों का 1 साल के से पहले ही बन जाता है। कुछ लोगों का 11वें साल से पहले भी बन सकता है कुछ बच्चों में, और कुछ बच्चों का 13वें साल में भी बन सकता है। तो इट्स अ जनरल रूल कि 11वें साल में आपका ये काम शुरू होता है। मोर देन 90% ऑफ द केसेस नॉर्मल फिजियोलॉजी में, नॉर्मल हालात के अंदर 11वें और 12वें साल में ये बच्चे का
दिमाग का हिस्सा बन जाता है। अब ये दिमाग का हिस्सा करता क्या है? दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। दुनिया में तमाम तर न्यूरोलॉजिस्ट सबसे पहले प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं कि भाई ये है हमारा असली सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, द यूनिवर्स। अल्लाह ताला ने भी कहा ना कि मैं तुम्हारे माथे पे तोक लगाऊंगा उस दिन, क़यामत वाले दिन, कि यहाँ से फैसले करते रहे हो सारे। तो दुनिया में जितने भी लोग सक्सेस को कहते हैं ना कि सक्सेसफुल है, वो यहाँ से सोच के बताते हैं। कोई कहते हैं ना फेलियर है, वो यहाँ से सोच के बताते हैं। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बताता है कि क्या सक्सेस है, क्या फेलियर है, क्या जस्टिफिकेशन है, गुनाह की जस्टिफिकेशन, सवाब की जस्टिफिकेशन, ये सब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कर रहा होता है। तो जब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ना वो बनता है 11वें साल में। अब 11वें साल में अगर उसको पहले से वो ट्रेन के अंदर आपने बोगियाँ नहीं डाली हुई थी तो खाली इंजन ही हिट करेगा, उसके बाद वो जो कुछ रिएक्शन देगा वो आपको नज़र आ जाएंगे। अगर उसकी 7th to 12th एज को केयरफुली ट्रीट किया गया था और उससे पहले वाली एज को पूरी तरह एक्सप्लोर करवाया गया था, क्योंकि उसको एज ऑफ एक्सप्लोरेशन कहते हैं। प्री 7 years इज एज ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड पोस्ट 7 years इज एज ऑफ एसोसिएशन एंड पोस्ट 12 years, जैसे 13 years इन पाकिस्तान, इज एज ऑफ रिफ्लेक्शन। बस इतना सा रखें, 3 एजेस हैं। फ्रॉम एसोसिएशन टू रिफ्लेक्शन का जो एज है ना, ये 5th year से स्टार्ट हो जाता है। सो एक्सप्लोर करता है, फिर एसोसिएट कर देता है चीज़ों को आपस में। पहले पूछता है क्या है, फिर पूछता है क्यों है, और उसके बाद देखता है कि इसका मसरफ क्या है। ये एज ऑफ रिफ्लेक्शन है कि मैं क्या हूँ इन सब चीज़ों के अंदर। ये 12वें साल के बाद क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। सो वंस यू हैव अ वेरी वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी कि मैंने इस बच्चे को करना क्या है, तब आप इन तीनों एजेस के साथ पूरी तरह काम करेंगे। अब वो क्या स्ट्रेटजी है? वो बड़ी सिंपल स्ट्रेटजी है जिसके लिए सेशन कर रहे हैं। और सेशन स्ट्रेटजी ये है कि आप सब ने एज मदर एंड एज फादर, पेरेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम पाकिस्तान में तो ऑफिशियली है नहीं, इसलिए तो कंपनी खोलनी पड़ी थी हमें। आपने 30 to 40 ईयर के फंक्शनिंग एडल्ट्स देखने हैं दुनिया में इस वक्त, और उनको रिवर्स इंजीनियर करना है। अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ, आजकल के एडल्ट्स मत देख लीजिएगा जो इस वक्त दुनिया में सिर्फ और सिर्फ गलत पैरामीटर्स के ऊपर लाइफ गुजार रहे हैं, हमारे 30 and 40 year olds। आपने आइडियलाइज करना है, आइडियल के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं होनी चाहिए। आपका बच्चे की बात हो रही है। सो आइडियल केस सिनेरियो के अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो कि आपका 30 साल के फंक्शनिंग एडल्ट में चाहिए? अब वो कैसे पता चलेगा? आपको ये पूरा का पूरा वर्ल्ड व्यू खुद लेना पड़ेगा, वरना शादी के काबिल नहीं हुए हम, स्पेशली फादर्स। वो बंदा तो शादी के काबिल नहीं है कि अगर आप अगले 40 साल के हालात को फोरकास्ट नहीं कर सकता। वो बच्चे किस लिए दुनिया में लेके आ रहा है? उसको यही नहीं पता कि जा किधर है वो। एज अ फादर, इफ यू डू नॉट नो वेयर दिस वर्ल्ड इज हेडेड, व्हाट beings in the planet, in this world. So reverse engineer कि क्या मसाइल होने हैं, उन मसाइल के साथ कौन से हथियार चाहिए होंगे, वो हथियार आपको क्या पता 3रे साल में डालने पड़े अपने बच्चे में, क्योंकि कुछ हथियार काफ़ी लंबे असना के लिए डेवलप होने में टाइम लगता है। और उन एट्रीब्यूट्स की लिस्ट बनानी पड़ेगी, और उन एट्रीब्यूट्स को फिर ट्रेनिंग में स्कूल वालों को भी बताना पड़ेगा कि बेटा ये मेरा बच्चा है, ये इसके ऊपर मैं ये काम कर रहा हूँ, आप इसके अंदर हेल्प करें, मैं आपको इस बात की फीस दे रहा हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर है। फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर इन एट्रीब्यूटल स्ट्रक्चर को पूरा करें। आप उनमें से काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जिसके लिए आपको वाकई में फिजिक्स और वाकई में केमिस्ट्री और वाकई में बायोलॉजी चाहिए और मैथमेटिक्स चाहिए। इसके लिए एक ऑर्गेनिक एजुकेशन सिस्टम का मॉडल है, वो भी हमारी एक वीडियो में नीचे बड़ी तफसील से दिया गया, वो भी ज़रूर देखिएगा। स्पेशली सोर्स कोड के जो चैनल्स हैं ना, उसके ऊपर तो हम बात इसी करते हैं। सो व्हाट यू डू इज़ यू स्टार्ट विद द लिंग्विस्टिक्स, देन यू ट्रांजिट इनटू मैथमेटिक्स, एंड देन यू ट्रांजिट दोज मैथमेटिक्स इनटू साइंसेस। ये जनरल लेवल है कि लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे, मैथमेटिक्स के ऊपर ट्रांजिट करेंगे, और क्योंकि मुझे उस वक्त लेफ्ट ब्रेन का फंक्शन चाहिए, तो 7वें साल में लेफ्ट ब्रेन को बढ़ाने के लिए मैथमेटिक्स से अच्छी कोई चीज़ इंस्ट्रूमेंट नहीं है। और इस दौरान आपने तमाम तर वो साइंटिफिक काम भी और थियोलॉजिकल रिलीजियसली भी आपने वैल्यू सिस्टम के साथ इंटैक्ट करके रखा हुआ है कि उसको पता हो कि मैं किसी प्लान के ऊपर हूँ। और खुदा का वास्ता है, 1-1 साल के बच्चे को आईपैड और सेल फोन्स लेके देना और उनके ऊपर छोड़ देना खुला बंद कर दें। मेरे पास वक्त नहीं है, अगली किस्त में हम ज़रूर कवर करेंगे फेटल एरर्स जो कि हमने वेस्टर्न कल्चर से और इस टेक्नोलॉजिकल एज की वजह से अपने घरों में घुसा लिए। ऐसे ऐसे वायरस हैं, कोरोना बेचारे ने वायरस क्या मारना, जो सेल फोन आपके बच्चे के साथ आपके दिमाग को श्रिंक कर रहा है। सो अभी मैं उस तरफ तफसील में नहीं जाऊँगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू take the questions which are coming live and the rest of the question जिनके क्वेश्चन आंसर नहीं ना हो रहे उनको अगली किस्त में हम जरूर केटर करेंगे। I don't want to do a 3 hour session because आपको पता है कि 3 घंटे के सेशन के ऊपर कोई जो है वो जो रिटेनेबिलिटी ऑफ द ऑडियंस है वो होती नहीं। सो अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज़ फॉर मी, फॉर यू, एंड मैं क्वेश्चंस लेता हूँ ताकि मैं आपको साथ साथ उसके आंसर भी क्विक स्पीक के अंदर देना शुरू कर दूँ। सो
सो द फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गेटिंग हियर इज़ के बच्चे सेल्फिश क्यों हो रहे हैं? बच्चे सेल्फिश और लेथार्जिक और सुस्त और काहिल और सहल पसंद इसलिए हो रहे हैं बिकॉज हमने उनके एक डोपामीन का एक केमिकल है हमारा, मैं उसकी तफसील में अगली किस्त में जाऊँगा, हमने उस केमिकल को ओवर ड्राइव में ले गए हैं और वो केमिकल है ही सिर्फ इसलिए कि वो इंसान को सेल्फिश कर सके। ओके, सो व्हाट यू आस्किंग इज़ के क्या ये डार्विन की सेल्फिश जीन, डार्विन का कोई ताल्लुक नहीं डोपामीन से। डार्विन ने एक जनरल पर्सपेक्टिव में एक वाहियात सी बात की थी कि इंसान एक सेल्फिश जीन है इसलिए सर्वाइव करता है। वो उसका एक अलग सेशन में डार्विन के खिलाफ कर लूँगा, वो एक नॉन फैक्चुअल ओपिनियन है। बहरहाल जो सेल्फिशनेस है वो जेनेटिक लेवल पे नहीं, वो लिम्बिक लेवल के ऊपर ब्रेन के अंदर है। वो तब होती है क्योंकि हमारा एक केमिकल बना ही हमें सेल्फिश करने के लिए है, उसको डोपामीन कहते हैं कि जब कोई चीज़ मुझे मिलती है तो मुझे डोपामीन मिलती है उससे। सो मैं आपको आसान करके बता दूं डोपामीन का कि इतना कोई लीथल लेवल पे हम ले गए इसको कि जो सेल्फिशनेस है अभी तो आपने देखी नहीं है। अभी तो वी फोरकास्टिंग, मैंने अभी सोर्स कोड का एक प्रोग्राम किया है इस्लामाबाद में बिफोर कोरोना, जिसमें हमने फोरकास्टेड रिजल्ट्स भी बताए कि इतने % डिवोर्स रेट बढ़ने वाला है पाकिस्तान का अगले 10 सालों में, इतने घर से भागने वाले बच्चे, इतने खुदकुशी के केसेस, बिकॉज डोपामीन की ओवर ड्राइव हमने इतने % बढ़ा दी हुई है। सो अभी मैंने लोअर केसेस बताए थे और मैं आपको फिर बता दूं, हर 10 में से एक बच्चा, अभी जो हमारे बच्चे पल रहे हैं, हर 10 में से एक जो है वो सुइसाइडल हो चुका हुआ है। हर 10 में से 3 बच्चों की तलाक़ें फोरकास्टेड हैं। अल्लाह ताला हम पे आसानी रखे ऐसा ना हो, मगर 2 सेल्फिश बंदे आपस में रिश्ता नहीं निभा सकते तो 2 डोपामीन एडिक्ट्स आपस में सिर्फ तलाक ही को करेंगे और इसीलिए डिवोर्स रेट बढ़ भी रहा है। आप उसको प्लॉट करके देखें, हमने प्लॉट करके बताया कि जहाँ जहाँ पे इस तरह की टेक्नोलॉजी को बचपन से इंट्रोड्यूस कराया गया था या ज़्यादा सालों तक रहे थे, उनके डिवोर्स रेट्स देखें, उनके रन अवे चाइल्ड्स देखें, उनकी सुइसाइडल टेंडेंसीज देखें। और जापान इज़ जस्ट अ माइनर एग्जाम्पल। मैं स्कैंडिनेविया तक को आप केस स्टडी में डाला हुआ है ताकि सब लोगों को ये ना लगे कि जापान तो सिर्फ डोपामीन का था ना इसलिए सुइसाइड बढ़ी है। जापान को छोड़ें, बाकी की तमाम दुनिया में भी डिवोर्स रेट्स कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं और वो इसलिए हुए हैं बिकॉज हमने डोपामीन के 5 सेंटर होते हैं। मैं तफसील में इस सेशन में नहीं जा सकता। उन 5 में से एक सेंटर है ही सिर्फ इसलिए, बाकी के 5 भी अपने लिए हैं, मगर एक सेंटर सिर्फ इसलिए कि मेरी तारीफ़ें होती रहें, मेरा काम पूरा होता है, बाकी दुनिया जो मर्जी करती रहे। तो पाकिस्तान में आप देख लें क्या मसाइल हैं, हर इंसान को मसाइल हैं कि जब इंसान सेल्फिश होता है तो फिर वो अपनी सक्सेस की बातें करता है और असल में जो सक्सेस है ना वो आपकी सक्सेस तो है नहीं। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको लेता हूँ, मैं डोपामीन को अगले सेशन में कवर करेंगे। व्हाट इज़ द वन लाइन डेफिनेशन ऑफ सक्सेस एंड वेयर डू यू फाइंड इट? बड़ा अच्छा सवाल है। एक डेफिनेशन ऑफ लाइन में बताएं कि सक्सेस की डेफिनेशन कहाँ से मिलेगी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि द फाइनेस्ट मोस्ट एलोक्वेंट डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज़ फाउंड इन द डेथ बेड्स ऑफ हॉस्पिटल्स व्हेन ओल्ड पीपल आर डाइंग। उनसे जाके पूछ लें, वो आपको बता देंगे पैसे की वक़्त और हैसियत, वो आपको बता देंगे शोहरत और फेम एंड फॉर्चून की हैसियत, वो स्टेटस को के सारे मतलब बता देंगे। जो बुजुर्गान मर रहे हैं ना अस्पतालों में, जाएं पूछ लें उनसे कि अगर आपको मौका मिले तो क्या करेंगे। उनमें से किसी एक ने भी कह दिया ना कि मैं अरबपति बनूंगा, तो फिर मैं बता दूंगा आपको कि हाँ यार फिर सक्सेस के अंदर पैसे भी डाल देते हैं। वो आपको असल में बताएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि सक्सेस किसको मैं कहता हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कहाँ से आपको जाके पूछनी है। अभी जो स्टीव जॉब्स जी, जो आपका मशहूर तरीन बिलियनर, जब वो मर रहा था तो आखिरी लेक्चर उसको सुन के देखें। सबसे अमीर आदमी दुनिया का मर रहा है और उसने कहा कि मैंने सारी उम्र ज़ाया कर दी और ये चीज़ नहीं मैंने देखी कि मैं एग्जैक्ट उल्टी डायरेक्शन में भाग रहा था। आखिरी लेक्चर उसका हॉस्पिटल के बेड पे था कि काश मैंने लोगों को दिया होता, लिया ना होता। अभी क्या वो उस लेक्चर का इतना बड़ा असर हुआ फिर कि दुनिया में 2200 बिलियनर्स हैं इस वक्त, 2200 बिलियनर्स हैं ऑफिशियल। उनका एक क्लब बना हुआ है, क्योंकि जब आप बिलियन डॉलर बनाएंगे आपको भी इन्वाइट कर लेंगे। वो एक सिर्फ उन्हीं का क्लब है। साइन किया, प्लेज क्या साइन किया कि हम अपनी दुनिया, अपनी लाइफ में ही ना ये पैसे वापस देके जाएंगे। दिस इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर आवर डिपेंडेंट्स। इतना बड़ा प्लेज साइन किया कि अभी बिल गेट्स ने क्या कहा, अभी बिल गेट्स जो मशहूर है कि मैं अपने बच्चों को 10-10 मिलियन डॉलर दे रहा हूँ 80 बिलियन डॉलर में से, कि यार इससे ज़्यादा मैं तुम्हें दूंगा वरना तुम्हें मैं तबाह कर रहा हूँ। खाली तुम्हारे अंदर से मैं निकाल रहा हूँ, हिम्मत निकाल रहा हूँ, मेहनत निकाल रहा हूँ, डिसिप्लिन निकाल रहा हूँ, आजी निकाल रहा हूँ, सारा कुछ निकाल। अगर मैंने पैसे डाल दिए तो ये इतने अचीव करने के बाद उनको हैसियत पर चलिए कि पैसा वॉज नॉट द आंसर, मनी वॉज नॉट द आंसर। The actual element of success is when someone who is doing something for the whole globe, the human community, और जब वो मर रहा होता है उसको अपने नीचे अपने सक्सेसर नजर आते हैं ना कि हाँ मेरे मरने के बाद, जैसे अब्दुल सत्तार ईदी है, उसने देखा ना कि मेरे मरने के बाद ये मूवमेंट खत्म नहीं होगी, तो वो सक्सेसफुल मैन है।
दिस इज़ हाउ यू मेजर सक्सेस, कि जब आप देने वाले हैं तब आप सक्सेसफुल हैं। लेने वाला कोई इंसान आज तक कभी भी किसी भी लेवल में सिवाय अपनी किताबों के सक्सेसफुल नहीं हुआ। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ इसकी। आपके वालिदा या वालिद बीमार हों, अचानक आप मुझे फ़ोन करें, मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूँ, और आप मुझे कहीं जल्दी से पहुँच, मेरे अब्बू को अस्पताल लेके जाना है, तो मैं आपसे कहूँ कि यार वो अगर आप मुझे मैं दफ्तर में हूँ, तो दफ्तर में मैं 10,000 रुपये पर डे ले रहा होता हूँ, 3 लाख तनख्वाह है मेरी, तो तू अगर 10,000 मुझे दे देगा ना तो मैं आ जाऊँगा, क्योंकि एक फेयर बात है कि मैं पैसे छोड़ के आ रहा हूँ तेरे पास, तो आप मेरे बारे में क्या राय रखेंगे। सो जब आपको पता होता है कि आपकी नेचुरल केमिस्ट्री के अंदर इस चीज़ के बारे में रिपल्शन है, मगर हम अपने बच्चे तैयार कर रहे हैं कि नहीं तू बड़े होके कारून बन, कारून, हालांकि आपके अंदर की केमिस्ट्री बता रही है कि नहीं लेने वाले बंदे को हमारी अंदर की केमिस्ट्री रिपल्स करती है। क्या आती है इससे कि ये तो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है और अपने रिसोर्स इकट्ठी करने के लिए आया दुनिया में। सो अंडरस्टैंड हाउ बिग ऑफ अ प्रॉब्लम दैट एक्चुअली becomes. So again, next episodes we're going to cover money in a lot of detail, क्योंकि मैं तो असल में बात इस पे करना चाह रहा था, मगर my team is very adamant के सवाल पहले लेंगे हम सेशन का, और बाकी किसी हमारे सवाल और आते हैं तो फिर हम उसको प्रायोरिटाइज ही करेंगे ना। सो what you need to understand is कि देखिए, मैंने आपको शुरू में ना जो सेशन कहा ना, वो 2 बच्चियों की जो मैंने बात की बैरियर यूनिवर्सिटी की, वो मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आपको मेरी डायरेक्शन ऑफ दिस सेशन भी पता चल जाए और मेरा फलसफा भी पता चल जाए कि अगर लाहौर की 2 18 साल की बच्चियां एक ख़ास मसले को हल करने के लिए, अपनी ज़िंदगी देने के लिए और माँ बाप को कुर्बान करने के लिए भी तैयार है ना, तो हमारे पास जस्टिफिकेशन क्या है? जस्टिफिकेशन क्या है कि हम सिर्फ एक ख़ानदान को, जो अपने बच्चों का ख़ानदान है, इस एक ख़ानदान के बिल्डअप के लिए बाकी लोगों से छीन के जो है ना वो एलिमेंट्स पूरे करना शुरू कर दें। मतलब ये किस स्केल के ऊपर ये बात सही है? दीन के ऊपर तो वाकई है गुनाह कबीरा, और कौन सा ऐसा स्केल है जिसके ऊपर ये बात सही है? तो हमें पता है वो स्केल क्या है। वो स्केल एक मुहिम है जो कि 1600 में चली थी कि माल इकट्ठा करो, बस दुनिया में सिर्फ वही बंदा ठीक है जिसके पास माल है। और वो फिर वहाँ कहाँ से शुरू हुई और बात कहाँ तक पहुँची कि अब अगले 500 साल के लिए माल इकट्ठा शुरू करो। मैं एक टेस्ट लिया अपने एक ट्रेनिंग के दौरान, मैंने कहा कि आपको पैसे चाहिए, ये बता दें कितने चाहिए। तो मैंने कि आपको इतने पैसे चाहिए ना, अगर आपको पता हो, आप एक फिगर लिख दें इतने पैसे चाहिए तो मैं सक्सेसफुल हूँ, तो देन इट इज़ वन ऑफ द इंडिकेटर्स। एंड नो वरी, एंड देयर वाज अ 50 पीपल क्राउड एंड मोर देन 50 ईयर ओल्ड, सारे के सारे थे, सब डिसीजन मेकर और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान के। एंड जैसे नहीं देख कोई ऐसा जहन में फिगर नहीं आ रहा, क्योंकि हर बंदे को एक ब्लैंक चेक चाहिए कि 100 करोड़ मांग लिए तो काश 200 को मांग लेता, और अगर 200 आ गए तो नहीं ये तो ख़त्म हो जाएंगे, तो क्यों ना मैं इसके इन्वेस्टमेंट करके और पैसे ले आऊँ। देयर इज़ नो लिमिट टू मनी। सो कोई ऐसी चीज़ जिसको मनी से लिमिटाइज किया जा सकता हो, यस लिमिट किया जा सकता हो, जहाँ है वो आपकी ज़रूरियात। अगर आपकी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं और इतना कुछ है आपकी ज़रूरियात से ऊपर है, तो आप टेक्निकली ऑन द स्केल ऑफ मनी तो आप तो बहुत ही सक्सेसफुल आदमी हैं। बट हमने इस तरीके से ना ट्रेनिंग ली नहीं हुई। और मैं आपको जब आऊँगा साइकोलॉजी के ऊपर, क्योंकि अभी हम सिर्फ फिजियोलॉजी की बात करें, तफसील से बताऊंगा कि हमारी साइकोलॉजी किसने बनाई, कैसे बनी, क्यों हम अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एक अनदेखे, अनइमेजरेबल, इनविजिबल एक किसी ऐसी वही के ऊपर हम अपने बच्चों को वो हिदायत देने की कोशिश करें जो वही कैपिटलिज्म के जो फरिश्ते हैं ना, जो शैतान है, वो आके हमें देते हैं, और जो असली वही के थ्रू हमारे पास सारा कुछ आया था वो उसको काउंटर भी करती है। तो हम कहते हैं खैर नहीं, इस वक्त जो सब कर रहे हैं वही करेंगे। सो ये याद रखिएगा कि इट इज़ अस who diminish the psychology and lower the psychology, and that's how we are ruining the very definition of success. तो बात की बात है कि वो अचीव भी करेंगे कि नहीं। सो अगला क्वेश्चन है कि पेरेंटिंग का क्या ताल्लुक है बच्चे की सक्सेस से। तो मैं पिछले 1 घंटे से पेरेंट्स के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। सो आई होप ये क्वेश्चन शुरू में पूछा गया था तो मैं उसको इरसा पूछ रहे हैं कि अब तो मेरी उम्र 27, या पूछ रहे हैं आई डोंट नो इट्स अ गर्ल और बॉय, कि अब तो मेरी उम्र 27 साल की हो गई, अब क्या हो सकता है? 27 साल के हो या 97 साल के हों, आपने अपना जो एपर्चर है ना वो बढ़ाना है। एपर्चर कहते हैं कि आपकी जो लाइट सीकिंग एबिलिटी है, कि नूर कितना आ सकता है आपके अंदर, इसको कहते हैं गोल सेटिंग में। सक्सेस के ना फार्मूला के अंदर सबसे पहला फार्मूला गोल सेटिंग होता है, चाहे उसने दीन में सक्सेस लेनी हो चाहे दुनिया में लेनी हो, गोल तो कोई बनाता है। वो गोल सेटिंग को साइकोलॉजी में डिफाइन किया गया, इसको प्लेटफॉर्म कहते हैं, इसको एपर्चर ही कहते हैं। मेरे पास और क्वेश्चन आई जा रहे हैं, अभी और मत दीजिए प्लीज़, और मैं यहाँ से ले रहा हूँ, और मत दीजिए। अच्छा ये एक दे दें ना, ठीक है एक दे दें।
सो साइकोलॉजी में इसको एपर्चर कहते हैं कि गोल सेटिंग का एपर्चर क्या है, और गोल सेटिंग का एपर्चर क्या होता है कि मैं कहाँ जाके ये गोल सेट करता हूँ। अब माँ बाप पैसे 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 करेंगे तो फिर मैं पैसों का ही गोल सेट करूँगा, और अगर माँ बाप कहेंगे कि नहीं यार कितने लोग, ऐसे मैं अब्दुल सत्तार ईदी की मिसाल बार बार दे रहा हूँ, उसकी अम्मा ने खुद बताते हैं वो कि कहते हैं मेरी अम्मा मुझे बचपन में क्लास में जाते हुए स्कूल जाते हुए 2 आने देती थी कि बेटा एक आना तेरे लिए और एक किसी और को देना है उसके लिए, कि तेरे लिए नहीं है किसी और को देने के लिए। सो जब बचपन में ही ऑक्सीटोसिन का सेंटर बढ़ा दिया गया होगा, ऑक्सीटोसिन देने का, किसी को कुछ चीज़ देते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, किसी के लिए कुर्बानी करते हैं, तो वो ऑक्सीटोसिन है। वो मैं अगली किस्त में पूरी तफसील से कवर करूँगा, हाउ ऑक्सीटोसिन हेल्प्स एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑक्सीटोसिन। मगर देने की जो फ़लसफ़ा है ना, वो बच्चे को बचपन से ही दिया गया हो, तो वो लेने वालों को रजिस्टर ही नहीं करता कि कितना ले लिया किसी ने, और इसलिए देने वाले बंदे कभी डिप्रेस नहीं होते, इसलिए देने वाले बंदे कभी उदास नहीं होते। उनके पास कम होता है तो वो कम देते हैं, ज़्यादा होता है तो ज़्यादा देते हैं। जो लेने वाला होता है उसको जितना मर्जी दे दो वो बेचारा डिप्रेस रहता है, क्योंकि लेने की तो कोई लिमिट ही नहीं है, देने की तो लिमिट है, जितना है उतना ही दूंगा। सो आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल यू, आप ज़्यादातर लोग एलिनेट हो जाते हैं, और मुझसे अमूमी तौर पर पूछा जाता है कि सर आप फिलैंथ्रोपिस्ट या फिर क्या आप वो जो फुकरा की नस्ल बढ़ाना चाह रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो सोच बड़ी करें कि सिर्फ पैसे देने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक को तौला ने पैसे देने भी नहीं है देने के लिए, ठीक है, ज़रूरी तो नहीं है कि हर बंदे को पैसे हों। टाइम, एफर्ट, एनर्जी, सोच, पर्सपेक्टिव, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एसेट्स जो कि आपने बांटने दुनिया। और अगर आप ग्लोबल लेवल के ऊपर इल्म नहीं हासिल कर रहे तो फिर आपने लोकल लेवल के ऊपर फकीर रहना है। ये इतना सा सिंपल सा फार्मूला है। सो अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, क्योंकि मैंने ऑक्सीटोसिन को अगले सेशन में कवर करना ही करना है इंशाल्लाह। साल भाई मेरा एक और सवाल है कि अगर आप ये समझते हैं कि बचपन में मुकाबले की सोच पैदा करना खुदगर्जी, बहुत ही अच्छा सवाल है सफ्तर अकज़ई का। हमारे कल्चर में ना ये लुइजियाना एक्सपेरिमेंट में भी ये बात थी कि आप बच्चों को कंपेयर करना बंद कर दें, खुदा का वास्ता है बच्चों को कंपेयर करना बंद। और अगर आपने बच्चों को कंपेयर करना है तो ठीक है, फिर आप उन लोगों से कंपेयर करें ना कि जो 30 साल के एडल्ट को आपने आइडलाइज किया हुआ है, उससे तो कंपेयर करेंगे आप। आपके बच्चे किसी और बच्चे के साथ कंपेयर हो ही नहीं सकते। दुनिया का कोई भी इंसान, मेरा ट्विन, आइडेंटिकल ट्विन भी कोई और लाइफ गुजारेगा, और ये मैं अकेला, मेरा तो कोई नहीं है, मगर आपने अपनी अपनी लाइफ में देख ली हैं, 2 जुड़वा भाई 2 जुड़वा बहनें भी टोटली डिफरेंट लाइफ गुजारते हैं। इससे और क्या बड़े सबूत अल्लाह ताला आपको दें कि एक ही फिल्म मत चला दिया कि हर बच्चे का तूने भी ये बनना है, और तू वो फलां बच्चा इतने नंबर ले रहा है, तू क्यों नहीं ले रहा। अनइमेजिनेबल है, अनइमेजिनेबल गुनाह कबीरा है कि हम बच्चों को आपस में कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, और फिर कहते हैं कि जो बच्चा जो है ना वो इंटेलिजेंट क्यों नहीं है। कंपैरिजन से तो सबसे पहले कोर्टिसोल इमरजेंसी लेता है। फिर जब हर वक्त खतरे में रहेगा तो उस बेचारे ने क्या सीखना सिखाना। और इससे एक और बड़ा मसला होता है कि आप स्केल छोटा कर देते हैं, फिर वो अपने कजन्स के साथ ही पूरी दुनिया में कंपेयर करता है अपने आप को कि वो कम हो, मैं ज़्यादा हो गया हूँ तो मैं सक्सेसफुल हूँ। ये नहीं पता होता कि बाकी के दुनिया में और बड़े काम थे। न्यूक्लियर रिएक्टर से घर की आपने ट्यूब लाइट्स ऑन करवाई खाली। 5 मिनट और दे देना, ओके 10:30 पे भी लॉक इट। मैं 5 मिनट और लेता हूँ क्वेश्चंस, और उसके बाद हम होपफुली विद इन दिस वीक और डेफिनेटली इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को वी गोना डू द नेक्स्ट एपिसोड एंड वी गोइंग टू गो थ्रू दिस। बच्चों को दिमाग कर डैमेज कर चुके हैं तो ऐसे बिहेवियर से तो उनको रिकवरी कैसे कर सकते हैं। ज़रा इट्स एन अमेजिंग क्वेश्चन कि रिकवरी क्या है, समझ लें हमने अब नहीं किया ऐसे। व्हाट इज़ द रिकवरी? इसकी रिकवरी का अगला सेशन में तफसील से करूँगा, मगर याद रखिएगा अल्लाह ताला आसानी रखे तमाम बच्चों पे। जिन बच्चों को कर चुके हैं ना, तो अब वो ब्रेन इज़ नॉट गोइंग टू ग्रो आफ्टर सर्टेन एज। उसकी मैंने एक स्टडी पढ़ी जिसमें उन्होंने IQ ओवर जियोग्राफी और IQ ओवर डेमोग्राफिक लेयर्स बनाया हुआ था। ये 1999-2000 की बात है, मैन आई वाज एन अंडरग्रेड आई गेस। सो व्हेन आई स्टडी दैट IQ, हालांकि हमारे रीजन का IQ जनरली सबसे कम है पूरी दुनिया में, एंड दे प्लॉटेड इट आफ्टर टेस्ट। कोई ऐसे तो नहीं, किसी ने कोई इमोशनल किस्म की रिसर्च तो थी नहीं। सो दे गेव अ लॉट ऑफ इंडिकेटर्स। मैंने वो इंडिकेटर्स देखने शुरू किए तो पता चला कि दिस इज समथिंग व्हिच इज बेस्ड ऑन द अचीवमेंट्स एंड द काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स एक रीजन के अंदर से लिए जाते हैं। फिर मैंने 2010 में एक आर्टिकल पढ़ा एक सिविक्स के प्रोफेसर का, और उसने कहा कि सब कॉन्टिनेंट से सिर्फ पीस के नोबेल प्राइज ही एक्सपेक्ट करें आप। और मेरी रूह कांप गई कि इसने इतनी बड़ी जस्ट कैसे लगा दी, इतनी जुर्रत कि हमारे बारे में वो फ्यूचर की बातें कर रहा है। मगर द वे ही एक्चुअली आर्टिकुलेटेड दैट कि सब कॉन्टिनेंट से सिर्फ पीस ही के नोबेल प्राइज आएंगे, क्योंकि हम जिस लेवल पे इन्वॉल्व कर दिए गए हैं ना,
इंडिया की वजह से या व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, और नवाज शरीफ इमरान खान की लड़ाइयाँ चल रही होती हैं पाकिस्तान में, मतलब हमारे घर में ARY जियो TV जितना बच्चे को IQ लो कर रहा है ना, क्योंकि कोर्टिसोल ऑन रखता है वो मतलब अगर कोई एक्सपेरिमेंट करके भी कम कर रहा होता ना तो इतना इतना बड़ा डैमेज ना करता। आप खुदा का वास्ता है नवाज शरीफ इमरान खान लड़ाई से निकलें, ये इंडिया पाकिस्तान लड़ाई से अभी इस वक्त के लिए बच्चों को दूर रखें। अपने जो सियासी जो है ना, जितनी भी हैं, चाहे घरेलू हैं चाहे वो पाकिस्तान की हैं, ये बच्चों की एज नहीं है कि उनको ये पता चले कि मेरा जो मुल्क का सदर है वो भी सबसे बड़ा डाकू है और मेरे जो पुलिस वाले हैं ये भी सबसे बड़े चोर हैं, तो गवर्नमेंट एजेंट्स भी सब चोर हैं। एवरी इल इज बीइंग टॉल्ड, क्योंकि अच्छी खबर तो टीवी देगा तो टीवी चलेगा नहीं, वो देता ही खतरे की खबर है। इसको सेंसेशनलिज्म कहते हैं। इनको ऑर्डर होता है, इनका बिजनेस मॉडल है। मतलब एक दूध के डब्बे में दूध ही निकलेगा ना, तो टीवी के चैनल से सिर्फ खतरे की, अगर खतरा नहीं है तो वो खबर ही नहीं है। समझ रहे? कुत्ते ने इंसान को काट लिया, कोई खबर नहीं, इंसान ने कुत्ते को काट लिया, खबर है। समझ रहे? बिल्कुल इस तरीके से कोई चीज अच्छी हो गई है कभी भी टीवी क्यों बताएगा, वो बेवकूफ है। उनको उस तरह की खबरें कोई देखेगा ही नहीं। फला जगह फला वाक़या हो गया, अभी आज ही देखिए बिजली की तरह आपके ऊपर खबर गिरेगी ये वाली, और यूट्यूब के ऊपर भी और सोशल मीडिया पे फेसबुक के ऊपर भी ये टैग लाइन लगाई हुई होती हैं। सो ये तो मैं आपको अगले सेशन, थर्ड सेशन में इंशाल्लाह कवर करेंगे कि बच्चों को बाय डिज़ाइन एडवर्टाइजमेंट करती क्या है, मगर क्योंकि ये इररिकवरेबल डैमेज है। लेकिन साइकोलॉजी का डैमेज रिकवरेबल होता है, फिजियोलॉजी का डैमेज रिकवरेबल नहीं होता। अल्लाह ताला ही करने वाले हैं, क्या पता अल्लाह ने क्या कर देना हो। मैं कौन होता हूँ इस तरह कतईयत से बात करने वाला, मगर एक बंदे का बाजू कट गया, अब वो नया बाजू को इन एन एनालॉजी, जब ब्रेन का एक टिश्यू बना ही नहीं और वो पूरी तरीके से अपनी स्टेज पूरी कर चुका है कंप्लीशन की, अब फर्दर स्टेज के अंदर उसका देखें, इसको हम फ्रिज से एग्जांपल देते हैं ना, कि फ्रिज के अंदर दो काम करता है फ्रिज। एक खाना ठंडा करने की एबिलिटी रखता है, उसको उसकी एबिलिटी कहते हैं, और हर फ्रिज की अपनी अपनी होती है, कितनी जल्दी खाना ठंडा कर लेगा, खाना कितना आता है, उसको उसकी कैपेसिटी कहते हैं। सो अगर आपने ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होने दी बच्चे की, तो अब आप उसकी एबिलिटी तो बढ़ा सकते हैं, उसका IQ बढ़ा सकते हैं। आई बिलीव दैट देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट इन द न्यूरोबायोलॉजिस्ट। एक कहते हैं नहीं बढ़ सकती, IQ लॉक हो जाता है, और मैं मानने वाला हूँ कि बढ़ सकते हैं, क्योंकि देयर सो मेनी केसेस। मगर कैपेसिटी के ऊपर कोई बहस नहीं। कैपेसिटी भी इतनी बना दी थी आपने, अब पॉइंट्स नए नहीं बनते भी हैं तो वो मिलियन बनते हैं, 1 पार्ट ऑफ अ मिलियन बनते हैं थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल अगर मैं आज बाइक खरीद लेता हूँ और बाइक चलाना शुरू कर देता हूँ, तो जो बाइक चलाने की वजह से जो मुझे डीलिंग करनी पड़ती, डिसीजन मेकिंग और खतरे लेने पड़ेंगे ना, तो मेरे ब्रेन के खास हिस्से में न्यूरोनल एक्टिविटी बढ़ेगी और वहाँ न्यूरॉन्स बनना शुरू हो जाएंगे। इसको प्लास्टिसिटी कहते हैं, न्यूरोनल प्लास्टिसिटी। इसको फिर हम चूँकि इसको एक बड़ी साइंस है, तफसील में जाऊँगा, बट जितना ज़्यादा आप एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करेंगे उतने न्यूरॉन्स बढ़ेंगे, मगर वो एक बहुत लोअर कैपेसिटी की बात है। मैं पॉन्स की बात कर रहा हूँ। पॉन्स का मतलब जो मेन तने हैं जिनके ऊपर न्यूरॉन्स उगते हैं, वो पॉन्स ही नहीं हम लोग ने बनने देते बच्चे का। इन्फेंट्स के साथ भी हम सलूक करते हैं ऐसा, और आगे तक बात जाती है और उसके बाद वो पॉन्स ही नहीं बनते, वो दरख्त ही नहीं उगे तो शाखें कहाँ से लगेंगी दरख्तों की। सो इट्स अ पिटी। इसलिए मैं बच्चों के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ। मेरी वाइड ट्रेनिंग कंपनी है, पूरे पाकिस्तान की बड़ी ट्रेनिंग कंपनीज हैं। मैं वाइड ट्रेनिंग कंपनी है जो कि डायरेक्ट बच्चों के ऊपर, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा वनरेबल एज में। सो इट्स अ प्रॉब्लम विच वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड एस्टिमेट, एंड फिर उसका उसी तरीके से जो है ना वो इलाज भी करना पड़ेगा। अब मैं आपको मैं असल में ना क्वेश्चंस को पढ़ना ही शुरू कर देता हूँ ताकि पता चले। असद साहब पूछते हैं, यू आर टेलिंग अबाउट अपब्रिंगिंग मॉडल ऑफ अ चाइल्ड वेरी शॉर्टली, कैन यू रेफर सम बुक्स, पेपर्स, जर्नल्स दैट कैन बी रेड to get our answers? Yes, I'll especially give you some references of the books. Journals ऐसे मत पढ़ लिया कीजिए, ये एक मेरी एडवाइस दे रहा हूँ, स्पेशली साइकोलॉजी और साइकियाट्रिक मेडिसिन के जर्नल्स जो है ना, वो ऐसे हर बंदा मत पढ़े, क्योंकि वो एक थ्योरी है जो भी प्रेजेंट हुई है। मतलब इतनी सारी बॉडीज़ हैं जो कि पहले उसको एक्रेडिट करती हैं कि भाई ये सही भी है कि नहीं। सो जर्नल्स ऐसे मत पढ़ा करें अनलेस यू आर स्कॉलर ऑफ दिस बुक्स। लेकिन जो हैं जो मेडिकल साइड की हैं वो सेफर बेनिफिशियरी की ओपिनियन होती है, मगर क्वालिटी स्टैंडर्ड उसका काफ़ी बेहतर होता है। सो बट बिकॉज मोस्टली एट एवरी स्टेज पेरेंट्स हैव टू डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स टू गेट बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस of problem they are facing. Most of the time they drop their children IQ by experiments by doing wrong things.
नॉट जस्ट मोस्ट, ऑल द टाइम असद साहब, ऑल द टाइम। एक एवरेज पाकिस्तानी बच्चे का IQ, मैं आपको इसकी प्रोफाइल बता देता हूँ, मेरे पास एक क्वेश्चन और में पूछा गया है। प्रोफाइल पाकिस्तान की जो पेरेंटल प्लेटफॉर्म है वो 90% डिटरमिन करती है कि बच्चे का IQ क्या होगा। जो उसके अंदर 90% पाकिस्तान की मदर है, उस 90 का 90% मदर है। ये कल्चरल एस्पेक्ट्स के अंदर मैप किया जाता है। हमारे कल्चर में जो डिपेंडेंसी बच्चे की है ना माँ बाप के ऊपर, वो किसी और कल्चर में इतनी नहीं है, ठीक है। सो इस वजह से माँ और बाप ही जो बताएंगे कि बच्चा इंटेलिजेंट होगा कि नहीं होगा। वो कैसे, अब वो फिर अपनी हरकत और सकनात से बताएंगे। सो इफ़ वी हैव अ चाइल्ड हु कैन नॉट प्रोसेस, हमारे है ना पार्लियामेंट हाउस देख लें, भरा पड़ा है, अभी नहीं 70 साल से प्रोसेस ही नहीं कर सकते डेटा को, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी नहीं है उनके अंदर। कश्मीर कैसे गया हमारे हाथ से, पानी पाकिस्तान का सारा इंडिया ले गया, कैसे गया? दीज पीपल कुडंट इवन प्रोसेस के आगे होगा क्या, बिकॉज दे डिड नॉट हैव द कैपेसिटी। वो पौंध नहीं बने हुए थे। दे हैव द IQ, अपनी सियासतों में बड़ा IQ निकाल लेते हैं, अपनी कुर्सी नहीं जाने देते, मगर बिगर प्रॉब्लम्स इनको समझ ही नहीं आती, नजर ही नहीं आती। सो ये ज़रूरी तो नहीं है कि सारे के सारे इंटेलेक्चुअल थिंकर्स यूरोप से ही आए, कोई अल्लाह ताला वहाँ पे कोई स्पेशल ब्रीड तो नहीं पैदा करते। कुछ जगहों के ऊपर कल्चर वो टू द फिजियोलॉजी, हमारा कल्चर इतना सख्त है हमारे ब्रेन के लिए कि वो तो बढ़ने ही नहीं देता हमारा। अच्छा, बाय द वे कल्चर इज अनदर डिटर्मिनेंट कि IQ कितना होगा, और पाकिस्तानी कल्चर वेरी हॉस्टाइल। फातिमा पूछ रही है सर, हाउ टू इम्प्रूव आवर लैंग्वेज एंड हाउ टू मेक आवरसेल्व्स सेल्फिश being parent at this age. Okay, I hope you're asking less selfish, because I am not going to tell you how to become more selfish, even though I know how to. हम कर तो यही रहे हैं. So how to improve our language and how to make ourselves less selfish. At what age are you referring this to? मैंने आपको इन्फेंसी का बताया अभी। 7वें साल तक तो आप बच्चे को 10 ज़बानें भी सिखा सकते हैं, ये मैं एक्सपेरिमेंट्स की बात बता रहा हूँ। मगर एलोक्वेंट जो फ्लुएंट है ना, वो ज़रूरी है। ब्रेन तब तक उसकी एक्टिविटी पीक पे नहीं आती जब तक कि बच्चा उसकी ग्रामर को पूरी तरीके से एडहियर नहीं करता। ओके, सो 7 साल के अंदर बच्चे को हाँ, कैसे माहौल, मैंने आपसे कहा ना, ज़बान कानों से सीखी जाती है। ये टेक्निक पता नहीं क्यों नहीं बताते लोग, ज़बान बोल के या देख के या पढ़ के नहीं सीखी जाती, ज़बान का ये है इंस्ट्रूमेंट। सो इफ़ यू आर पुटिंग अ चाइल्ड इन द vicinity where there's a lot of people who are speaking that language, he's going to pick up that language. That's the gift of Allah subhanahu wa ta'ala to every human being. So use that. ये by the way सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, हर इंसान के कानों से ही ज़बान सीखता हो। हाँ, अवैध साहब, जो पेरेंट्स ज़्यादा पढ़ते लिखते नहीं होते वो अपने बच्चों को होम स्कूलिंग कैसे कर सकते हैं? अबू की टीचिंग नहीं होता, होम स्कूलिंग का मतलब ही साथी ही होता है। होम स्कूलिंग का ये मतलब मत लें कि मतलब अपनी बीवी पे बोझ डाल दें या अम्मा पे बोझ डाल दें या अब्बा पे कि आपने इतना टाइम पढ़ाना है इनको। इट्स आइडियल कि वो माँ या बाप के थ्रू आ रहे हो, आइडियल है। इससे अच्छा तो कोई मॉडल नहीं है ना पूरी कायनात में कि बाप अपने बेटे को साइंस और कायनात के रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के थ्रू फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स बताए। मैं उससे ज़्यादा सिंसियर, उससे ज़्यादा एक्सप्लोरेटरी कौन होगा? क्योंकि उसने पूरा वक्त देना है ना, टीचर के पास इतना वक्त नहीं होता, वो छुट्टी के बाद फिर कहता है मेरे अपने बच्चे घर पे। सो होम स्कूलिंग का मतलब प्रोफेशनल टीचर्स ही हैं, और प्रोफेशनल टीचर्स का मतलब वो नहीं जो कि स्कूल में है। प्रोफेशनल टीचर का मतलब है जिसको पता है कि साइंस क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट। So it's not just the mother and father is going to homeschool. It's a lot of people who are going to homeschool a child. Salva, how can we unlearn what we have learned at our children parent? These are the sessions जिसके थ्रू हम unlearning, we challenge everything. स्केल तोड़ दें, अनलर्निंग शुरू हो जाएगी। और यही मकसद है, रेज द स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग, हम इसी को कहते हैं। सो चैलेंज एवरीथिंग, अटेंड अ लॉट ऑफ कोरिलेटिव सेशंस। मेरे सेशन को जो मैंने बातें की, इनको चैलेंज करने के लिए गूगल पे चले जाएं और सेशंस देखें कि इसने ये बात कर कैसे दी। ठीक, दिस इज हाउ यू अनलर्न। मैंने मेरा चैनल मस्ट इंक्रीज द टाइम ऑफ एनी लाइव प्रोग्राम टू 2 hours एट लीस्ट। आई एम सॉरी, ये दैट्स नॉट अ क्वेश्चन। या आप 2 घंटे तो होने ही वाले हैं इसके। एंड डोंट वरी, मुझे समझ आ रही थी क्वेश्चंस के टेम्पो से और फ्लो से कि इसको कितना करना है। असल में ना 2 घंटे, 1 घंटा, 2.5 घंटे, 5 घंटे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिवाय इसके कि आप खुद बता दें। अब इतनी एज ऑफ डोपामीन चल रही है, जो कि अगली दफ़ा हम करेंगे कवर, डोपामीन है क्या, कि अगर आपके सामने एक 10 मिनट की वीडियो हो और आपके सामने एक 10 घंटे की हो, नेचुरली यू आर नॉट गोइंग टू पिक अप द 10 hour वीडियो, बिकॉज वी आर सो, इवन दो
जो स्कॉलर जिनको लर्निंग एटीट्यूड ही नहीं हो, कहते इसमें क्या मिलेगा, वो समंदर में छलांग लगाते हैं कि 20-20 घंटे की वीडियो देखनी मैंने। मैं वीडियो की एग्जांपल दे रहा हूँ, इवन दो वीडियो से क्या सीखना। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आवर मिशन इज़ टू गेट द मैसेज अक्रॉस टू मोर पीपल। ज़्यादातर लोगों को तभी जाएगी जब एक साइजेबल लेंथ होगी वीडियो की। बहरहाल मैं पर्सनली आप ही के साथ हूँ, मेरी जो मेरी टीम है ना, ये एक ख़ास फिल्टर लगाती है मेरे ऊपर भी कि इतना लेंथ ज़्यादा नहीं कर सकते, फिर हम अगली किस्त कर लेंगे, इस तरह कर लेंगे। दैट्स वाई नेशंस चेंज आफ्टर जनरेशन ऑफ 100-200 ईयर्स। फैसल साहब कह रहे हैं कि वी इम्पार्ट वट वी हैव लर्न। यस, बिल्कुल सही कहा आपने, करोड़ रुपए की बात की कि 100 साल लग जाते हैं फिर, क्योंकि हम उस साइकोलॉजी से बाहर आने में ना एक कॉन्शियस थिंकर अपने सबसे पहले माँ बाप को चैलेंज करता है। सो इतना बड़ा काम करने के लिए काफ़ी प्रेपरेशन चाहिए होती है, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी चाहिए होती है टू कम आउट ऑफ दैट माइंड सेट। मैं हर्ट साइकोलॉजी, हमारी एक वीडियो है सिर्फ हर्ट साइकोलॉजी पे, वो ज़रूर देखिएगा। आई कैंट गो इनटू दैट राइट नाउ, मगर बहुत बड़ी बात की आपने। 100 साल का इररिकवरेबल डैमेज है जो करते हैं हम, अगर हमने बच्चों के साथ सही ट्रीटमेंट नहीं की तो। अच्छा, फातिमा, विदाउट कंपटीशन चिल्ड्रन वोंट अचीव लेवल वेयर दे कैन हेल्प अदर्स, एवरीवन वांट्स यूनिक एंड डिफरेंट थिंग्स। फातिमा, किड्स आर नॉट डिज़ाइन टू कम्पीट। दुनिया में कोई भी बच्चा है जो किसी और बच्चे से कम्पीट नेचुरली नहीं करता। ये नहीं कि मैं उससे बेहतर हो जाऊँ, ये बाहर का माहौल जो है ना वो स्टैंडर्ड और स्केल सेट करता है। बच्चे नेचुरली गिवर्स होते हैं, ये भी आपने नोट किया। गिवर्स कंपटीशन में होते ही नहीं। बच्चे कभी नहीं देखते कि वो कोई काला है, गोरा है, लंबा है, छोटा है, प्यारा है, नहीं प्यारा। Any and every child is actually making friends based on the kind of fun that he has, the kind of fascination he actually can fulfill. ये माँ बाप उसके बीच में दिमाग में वो एक competition की सेंस डालते हैं। And I'm not against competition, but I'm saying don't do it with the kids. मैं बताऊंगा competition के pros and cons क्या हैं, मगर 13वें साल में उसका दिमाग बन जाने दें, उसको जस्टिफाई कर लेने देंगे कि इसके पीछे रैशनल क्या हो सकता है। I'm not against the fact कि हमें तगदो में लगना चाहिए, मगर वो किस चीज़ की पहले तो वो डिफाइन कर लें, फिर किस टेक्निक से, फिर हम उसके ऊपर आ जाएंगे। अभी तो बच्चे के अंदर अगर हमने सेंस ऑफ कंपटीशन डाल दिया ना कि वो बेहतर है, तू कमतर है, तो उसका दिमाग आपने इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया है, एटलीस्ट शुरू कर दिया है, कि फिर उसके बाद वो सारी उम्र कंपैरिजन में ही रहेगा। सो डोंट डू दैट, एंड इट्स नॉट साइंटिफिक, इट्स नॉट वायबल। सो आई होप, यस, मुझे अब अलार्म बज रहे हैं, आपको नज़र नहीं आ रहा, मेरे कैमरे के पीछे से काफ़ी सारी हिंट्स मुझे ये आ रहे हैं कि अगले सेशन में बाकी की तफसील करते हैं। वी आर गोइंग टू अनाउंस द चैप्टर्स इन द नेक्स्ट सेशन एज वेल, ताकि आपको पहले से पता हो कि क्या होगा। चैप्टर्स का मतलब स्टेजेस ऑफ द चाइल्ड अपब्रिंगिंग एंड द सब्जेक्ट्स थ्रू विच वी आर गोइंग टू स्पीक। सो इंशाल्लाह आपसे अगले सेशन में मुलाकात होगी। आई होप दिस वाज सम आई ओपनर फॉर एटलीस्ट वन पर्सन, एंड आई होप कि कोई ऐसी चेंज क्रिएट हो सकेगी थ्रू दिस सेशन, जिसके बाद हम सब उस चेंज को फील कर सकेंगे एट अ कम्युनिटी एंड अ ग्लोबल लेवल, थ्रू योर किड्स, थ्रू माई किड्स, थ्रू आवर किड्स। हम बच्चों के साथ कुछ सेशन अलग से भी कर रहे हैं, वो भी हम कोशिश करेंगे इसी चैनल पे लोड करें, ताकि उससे आपको बेहतर पता चले कि व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से अप्लाई दैट। हमारे काफ़ी सारे सेशन हो चुके हैं बच्चों के साथ, जो कोरोना की वजह से थोड़ा सा लैग आया था, तो हमने जूम पे शुरू कर दिए थे। तो जूम का फ़ायदा ये हुआ कि उन बच्चों के सेशन रिकॉर्डिंग्स में आ गए हमारे पास, तो वो भी मैं यहाँ इसी साहिल अदीम के पेज के ऊपर इनसे अपनी टीम से कहता हूँ वो लोड कर दें, ताकि आप वो देख सकें कि हाउ आर वी trying to widen the gaze and opening the aperture of the child without losing that innocence of the child. बच्चे को मैं 12 साल से कम को बच्चा कहता हूँ, 12 साल से ऊपर वाले को मैं बच्चा नहीं कहता, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो बच्चे के अंदर वो प्रेशर नहीं क्रिएट करते होते कि वो उसके ऊपर वो जो फिलॉसफी का बोझ डाल दिया जाए, बिकॉज उसका वो ब्रेन का हिस्सा ही नहीं बना हुआ। सो ही कैन नॉट बी अ फिलोसोफर, जो कि आप देख रहे हैं हर तीसरे दिन कोई ना कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाता है बच्चों के ऊपर कि उनको स्मार्ट करने के लिए उनको फिर बड़ा कर रहे हैं, मैच्योर करने की कोशिश करते हैं। जो अल्लाह ताला का साइकिल ऑफ फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो ऑप्टिमम है। अगर बच्चा बच्चों वाली बचगाना हरकतें कर रहा है तो ये ऑप्टिमम है, और एक बड़ा बचगाना हरकतें कर रहा है तो ये ऑप्टिमम नहीं, और एक बच्चा जो है वो बड़ों वाली हरकतें कर रहा है, ये भी कोई मसला है। सो यूज़ द ऑर्गेनिक सिस्टम्स एंड यूज़ द फिलॉसफी through which you can actually look at the planet before you look at the child and see the problems of the planet and become the problem solver through your child.
That's a simple one-line statement of how we should be looking at our kids and how we should be preparing ourselves as parents, especially mothers. और जो ताकत अल्लाह ने औरत को दे दी है, वो अगर काश उस औरत को अंदाज़ा हो जाए तो उसको पता चल जाए कि वाकई दुनिया की तकदीर बदल सकती थी थ्रू जस्ट दीज इंस्ट्रूमेंट्स. एंड मेक श्योर योर डॉटर्स आर वे बिगर थिंकर्स देन whatever you see in the planet. Because I am very conscious about पाकिस्तान में जो बच्ची के दिमाग के साथ किया जा रहा है वो लड़के के साथ इस लेवल पे नहीं किया जा रहा, इवन दोनों पे हो रहा है. सो इंशाल्लाह अगले सेशन मुलाकात करते हैं, होपफुली दिस वीक, अदरवाइज नेक्स्ट संडे फॉर श्योर इंशाल्लाह, और इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं. आई होप इफ देयर आर मोर क्वेश्चंस देन आई विल आंसर देम आज के दिन ही, इफ आई कैन. एंड Okay, I will answer these questions later on because ये अच्छे सवाल हैं और लंबे हैं. बात ही आंसर कर देंगे और over the comments. And anything else that you can always write to me at sahil.adeem@sourcecode.com.pk. वो या फिर इन्हीं कॉमेंट्स में आप क्वेश्चन कर दें, सबसे तेज़ तरीका यही होता है. और anything else that you need to know, ask us and we'll demand. ठीक है, आप मतलब इतने बच्चों की परवरिश के लिए, सो हैव टू रिक्वेस्ट इट, यू सपोज टू के मिशन संभाला है तो फिर साथ हेल्प भी करें. सो वी विल इंशाल्लाह फर्निश एनी एंड एवरी रिसोर्स दैट वी हैव. एंड इफ यू वांट टू गेट इन्वॉल्व पर्सनली, उसके लिए तो आप जब हमें कहेंगे, वी आर गोइंग टू कनेक्ट यू विद आवर ग्रुप्स एंड आवर सेशंस. सो मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते, और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा. अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो. अल्लाह हाफिज़. आप पीछे से बंद करेंगे, यहाँ से मैं बंद करूँ. अल्लाह हाफिज़.